बोला हो गया था। मेरे पास आ रहा है, लाइव ऑन फेसबुक भी आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी आ रही है। बस इसी से मैं कर रहा हूँ, ठीक है? हैं? रिकॉर्डिंग में हटा रहा हूँ अभी। 30 मिनट, 2 मिनट तो रुक जाओ, क्योंकि 4 बजे का टाइम है, तो लेटेस्ट। Okay, okay, no problem. आसिया, 5 मिनट्स, हम लोग तो हैं, लेकिन 5 मिनट हो तो बेहतर है। Okay, 3 minutes, neither yours neither mine. ठीक है, 2 to 3 minutes वेट करते हैं और दोबारा मैं चेक करती हूँ आप लोगों से 1-2 मिनट बाद। थैंक यू। हाँ हाँ, आपको आईडी दी
give me a second. It's not actually appearing. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। Go ahead. Yeah, there is some problem with my camera configuration. Let me just give me a second. Otherwise, so I'll just start as it is. Okay, assalamu alaikum everyone. Azia Rafiq here. I welcome all of you and thank you so much for giving us so much time. आप लोग सब आ गए हैं टाइम से पहले और हमारे इस फोरम के पहले, द नॉलेज फोरम के पहले वेबिनार में इतना इंटरेस्ट आप लोगों ने दिखाया। थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने बहुत ही क्विक नोटिस पे हम सबका रिक्वेस्ट कंसिडर किया। सो आई इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आपको जल्दी से वॉक थ्रू करा देती हूँ नॉलेज फोरम के बारे में और पर्पस ऑफ आवर वेबिनार टुडे। आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। आप लोग को नजर आ रहा है? जी मैम आ रहा है जी। अच्छा, ये मैंने उन साथियों के लिए भी रखा है कि जिनको जो मेरी आवाज नहीं सुन सकते या कोई कनेक्टिविटी इश्यूज हो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ giving notes to everyone. So Knowledge Forum, we are an independent collective. We want to produce knowledge-based resources to assist in interventions and advocacy for communities' rights. और जो हमारा initiative है वो इस व्यू पॉइंट पे है कि knowledge strengthens the root and guides the direction of actions aimed at advising rights and social justice process. So हमारी expertise है in the areas of human rights and development. It's a group of learned professionals जिनको बहुत ज़्यादा wide experience है in platforms पे. And the knowledge generation is driven by the community agenda, prioritizing the inclusion of their voice and participation. So through our high quality research and discourse curation, we aim to assist in the creation of more informed perspective on complex themes that have a bearing on the community's access to rights and participation in political, in democratic and development process. So as I mentioned, we are a group of researchers, human rights practitioners, development professionals, activists and legal experts. I may not be able to call everybody's name because mashallah, it's a huge forum, but Zulfikar Shah Saab, Zenia, Nagma, and then we have Rabia and Shuja and Danish, Jamil Saab. So we are all working together and we are happy to be a part of this forum. आज के वेबिनार पे मूव करते हैं। सो हमारा जो थीम है वेबिनार का वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन COVID-19 लॉकडाउन एंड वी वांट टू गेन इनसाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड। सो पर्पस इज कि इन तमाम प्रोफेशनल्स से, इन तमाम एक्सपर्ट्स से जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है कोविड रिलीफ एफर्ट्स में। दिस वाज एन इमरजेंसी, नेवर एंटिसिपेटेड. This was not a sort of a natural disaster, yes, something that we can foresee. This was something new. तो उसमें रिलीफ एफर्ट्स पे क्या क्या लोगों ने काम किया, उनके एक्सपीरियंसेस लें, उनके इनसाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड लें, चैलेंजेस को देखें। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, वी एक्नॉलेज गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन जो एहसास प्रोग्राम और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो रिलीफ एफर्ट्स हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ काम किया है, रिमार्केबल काम, where time was a factor, where relief support and funding was a factor. They have been successfully able to support those in needs, और लोगों की needs भी बहुत dynamically change हुई है। मार्च से आपको पता है लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, जो वर्नेबल थे वो और ज़्यादा वर्नेबल हो गए, जो नहीं थे वो भी वर्नेबल हुए हुए हैं। सो पर्टिकुलरली डेली वेज अर्नर्स थे, इनफॉर्मल वर्कर्स थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। The demands were more complex, the need were more complex, and it is also that is why we wanted to gain some insights from experts. What was done, what could have been done better, what were the challenges, database, duplication of efforts, sustainable development goal perspective से हम बात करें, community development और management perspective से हम बात करें, और that's why it's important कि key stakeholders से हम discussions करें। और इन सब में जो हमारे expert panelists हैं मैं उनका introduction भी आपको कराऊंगी। So they represent civil society, philanthropists, individuals, and different roles who have all worked together collaboratively to work and to serve the society. और इस पे फर्दर आगे चलते हैं। मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज जो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे या जिनके साथ इंटरनेट इश्यूज हैं। These are the profiles of our panelists, and I'd like may not be able to read out the entire details, but मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। So Sabia Shah is our first panelist. I mean, everybody is to us, लेकिन मैं introduce जिस तरह ladies first के perspective से I'm introducing her first.
and she is a seasoned development sector professional. Macro entrepreneurship में इनका बहुत experience है. She is a lawyer as well. Women Development Foundation की head हैं और उन्होंने इनका बहुत ही vast contribution है different realms में, specifically supporting civil society and strengthening it. I'm proud to share that she's Ashoka Foundation's fellow as well, and बहुत उनको certificates और achievements recognize किया गया है because of her efforts in different difficult areas, particularly Liari, Baldia and Kemari town. So next comes our next panelist. This is Nagma Iqtidar. She's an independent human rights and political activist है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह active रही हैं for human rights. Democratic Student Federation की president भी रह चुकी हैं, activist हैं, mobilize करती हैं, support करती हैं communities को. She's also been serving as an advisory member of advisory committee of Sindh Human Rights Commission and Sindh Commission on the Status of Women. So basically, she's a part of a civic charter community as well as international platform पे पाकिस्तान को represent करती हैं, equality और rights के लिए stand up करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम cover करती हैं, awareness raise करती हैं. Next we have Mr. Ghulam Mustafa Zaur. He's a renowned development sector professional and more than mashallah over a decade of experience in the field of rural development. उनकी expertise है strategic planning पे, community development, project management और networking के हवाले से. He's a graduate from University of Sindh and actively engaged in national NGOs. Hands के साथ ये काम करते हैं. And he's been serving as a chief services executive and chief of party for USAID at Hands. And he, mashallah, is blessed with the knowledge of local governance, issues for public policy, democracy, and challenges. So welcome to all of you, including Ghulam Mustafa Saab. Very quickly, next panelist, our esteemed panelist is Jam Udano Saab. He's a development sector practitioner, and he's been working at a senior level as an executive director with Community Development Foundation, and mashallah, over 20 years of experience है इनका. Journalist भी रह चुके हैं. Mercy Corps के साथ, Save the Children, US, Oxfam, GB, so माशाल्लाह all multi donors के साथ, international donors के साथ ये काम कर चुके हैं. Senior level development practitioner हैं, human और women rights की बात करते हैं और उस पर बहुत actively काम करते हैं. There are other issues such as Child Marriages Restraint Act. He's also a member of monitoring committee in District Jacobabad and a member of HRCP, PFTAP, Sindh Human Rights Defenders Network. Thank you. Welcome to Jam Udano Saab. Next we have Kazim Ali Shah Saab, and Kazim Ali Shah Saab is currently leading the Quality and Research Unit in Research and Development Foundation. So he is also the emergency coordinator in RDF and was also a part of the team that worked during the lockdown days. बहुत इनका scope of work रहा है lockdown के हवाले से, बहुत active contribution रही है. And he is an MSc in Human Resource Management Development from Sheffield Business School. So welcome Kazim Shah. Next we have Adil Ehsan Saab. Adil Ehsan Saab is a humanitarian professional. ये Hands में he works as an area manager for Sindh. इनका जो work portfolio है monitoring, inspection, evaluation and high quality timely inputs. इनका project management के perspective से बहुत काम रहा है. He's been actively engaged with local and non-government organizations. So that's all from my side, and I'll hand over to Rabia because we have less time, and I'll make sure that सब एक्टिवली एंगेज रहें और अपनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टाइम को नजर रखते हुए देखें. तमाम पैनलिस्ट को वेलकम हम सबकी तरफ से, एंड वी वुड आल्सो रिक्वेस्ट all of you to keep your points of statements precise. हम already आपको brief कर चुके हैं, questions भी share कर चुके हैं. So हमने 2 to 3 minutes per person का response का एक sort of equation बनाया था, and we look forward कि हम उस पर बात कर सकें actively. So welcome to all of you, and over to Rabia. Rabia is our lead consultant at Knowledge Forum, and she would be further continuing the session. Thank you. Ji Rabia. Assalamu alaikum everyone. Thank you Azia for the introduction and introducing all the panelists that we have today. मेरा नाम राबिया मुश्ताक है. मैं The Knowledge Forum के साथ as a consultant काम कर रही हूँ. Before we start हमारा webinar, कुछ numbers हैं COVID related जो मैं share करना चाहती हूँ, so that we have an idea of what the situation has been since COVID. और lockdown के बाद excuse me, जितने भी हमें issues आए हैं, humanitarian assistance को लेकर और food security को लेकर, और COVID as a health crisis कितना affect किया है पाकिस्तान को, तो उस हवाले से कुछ numbers हैं.
अभी जो लेटेस्ट कंफर्म्ड नंबर ऑफ केसेस हैं पाकिस्तान में, दैट्स 4,90,476. दैट्स द नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस इन पाकिस्तान. अभी तक 10,409 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड, and 4,44,360 people have recovered from the virus. They are now healthy. Around 2,219 people are critical at the moment. तो कुछ लोग वेंटिलेशन पे हैं, कुछ लोग जिनका इलाज चल रहा है, तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी हैं. ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, ये मैं शेयर कर रही हूँ. Sindh में 2,19,452 people have been affected. They've contracted COVID. तो जो cases हैं COVID के, that number. एक UNDP की एक report थी which was published in June. उसके मुताबिक 2015 में पाकिस्तान की जो poverty rate था, जो गुर्बत का रेट था, that was 24.3%. और अभी IMF ने उसको उन्होंने कहा है कि it will go up to 40% because of the impact of COVID on our economy और overall जो हमारी financial situation है. और उन्होंने UNDP की रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हमारी GDP की ग्रोथ है, that is going to slow by 3%. तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आया है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ कोविड, उसके नंबर्स UNDP ने लास्ट ईयर जून में जो ये रिपोर्ट शाया की थी, उसमें ये सारे नंबर्स मेंशन्ड हैं. स्कूल और बच्चों को जितना इम्पैक्ट किया है, अगर उसको हम देखें तो सो फार 42 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल राइट नाउ, और 17 मिलियन चिल्ड्रन एंड 5 under 5 are missing vaccination, जो routine vaccination है. ये all of this has happened because of as a result of COVID. तो ये कुछ numbers हैं जो कि हमने इस report में हमने देखे पढ़े. Around 2.45 million people are facing food insecurity in Pakistan. तो COVID के नतीजे में. तो ये कुछ ऑब्वियसली नंबर्स हैं जिन्होंने जो कि बहुत ही एक ग्रिम सिचुएशन हमें प्रेजेंट करते हैं एवर सिंस कोरोना वायरस स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान. तो इस हवाले से क्योंकि हम बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का वर्क बहुत सारा काम हुआ अक्रॉस पाकिस्तान भी, और स्पेशली कराची में, सिंध में, तो उस हवाले से आप हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स पैनलिस्ट्स हैं वो सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. एंड आईड लाइक टू स्टार्ट विद सबिहा साहिबा के what her organization did throughout and all of the steps that she took. So Sabiha Sahiba, if you can maybe start talking about your experience और आप लोगों का किस तरह से पूरा असिस्टेंस का और सपोर्ट का सिलसिला रहा ऑन द ग्राउंड. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप लोगों का कि ऐसे वक्त में ये एक वेबिनार करवा के आपने सबको मौका दिया कि वो अपने अपने कंट्रीब्यूशन को शो कर सकें, ताकि एक सही फिगर सामने आ सके कि इस कोविड-19 के दौरान में अफराद ने और इदारों ने किस किस किस्म की जो है एक्टिविटीज को जो है वो डेवलप किया. अच्छा, जब कोविड का टाइम था उस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में मार्च का महीना था जब कोविड स्टार्ट हुआ था. तो मार्च 19 में जब मार्च का मिड था, उस वक्त कोविड की स्टार्ट शुरू हो चुकी थी. तो उस वक्त हमने जो स्टार्ट लिया था वो ये लिया था कि हाँ, चूंकि सबसे पहले तो जरूरत ये थी समझने की कि कोविड क्या है. लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था और बड़े मिसकंसेप्शन थे. तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने जो टाउन हेल्थ ऑफिसर है लियारी के, उनको बुलवा के उनके साथ एक हमने जो है वो प्रोग्राम शुरू करवाया, और उसमें हमने लोगों को एक अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम हमारे लियारी खड्डा का सेंटर है उसमें करवाया. और उसमें हमने अपने जो है लीडर्स को भी बुलाया, वहाँ के यूथ को भी बुलाया, खवातीन को भी बुलाया, और उनको बताया कि ये जो एक नई किस्म की जो वबा है, पेंडेमिक है, ये दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास भी आ रहा है, तो हमें इससे प्रिवेंशन की जरूरत है. उसके बाद हमने फिर पोलियो वर्कर्स के साथ ये प्रोग्राम किया, और ये भी मिड मार्च में हुआ. और उसके प्रोग्राम के बाद एक रैली हुई.
उस रैली में लोगों को एक मैसेज दिया हमने कि भाई आप लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके इस मैसेज को कन्वे करें। अच्छा, उसके बाद हमारी जो मिसकंसेप्शन था उसको रिमूव करने के लिए हमने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस किए मारीपुर और बल्दिया, मारीपुर एंड लियारी में। हमारे पास अपने अजमे नौजवान प्रोग्राम भी था, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था। तो सबसे ज्यादा हमने फोकस यूथ को किया कि यूथ को हमने जो है वो ट्रेनिंग्स दी, और ट्रेनिंग्स देने के बाद यूथ के थ्रू जो है जब सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स करवाए तो उसमें ज्यादा फोकस था हमारा इस पैंडेमिक पर या कोविड-19 पर, जिसमें हमने मास्क तैयार करवाया, उनको जो है मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन दिए और उनको बताया कि वो सेंसिटाइज करें कम्युनिटी को जाकर। तो ये वो अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम था जो हमारी स्टार्ट था, क्योंकि लोग उसको समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अच्छा, जब ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे पास एक प्रोग्राम चला है जायका का, जापान गवर्नमेंट का, जो होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से। अच्छा, जब हमने होम बेस्ड वर्कर्स को ऑनलाइन सेशन दिए, उसके बाद ऑन ग्राउंड भी सेशन दिए, तो जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो ये आई कि डिजिटलाइजेशन की ट्रेनिंग्स दी हमने। अच्छा, कोविड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि लोग घरों में बैठ रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका था, लोगों के पास करने को कोई काम नहीं था और इकोनॉमी जो थी वो बहुत तेजी से तबाह हो रही थी। उससे खवातीन भी बहुत हद तक इफेक्टेड थी। उसमें हमने उनको ऑनलाइन जो सेशन लिए, उस ऑनलाइन सेशंस में हमने उनको बताया कि किस तरह से वो ऑनलाइन स्कूलिंग कर सकती हैं, किस तरह से ऑनलाइन माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स कर सकती हैं, और जो खवातीन शिकार हो रही थी, विक्टिमाइज थी, जो लीगल उसका शिकार हो रही थी, तशद्दुद का और बहुत सारे इश्यूज का भी इस कोविड के दौरान, उनके लिए हमने मुख्तलिफ सेशन करवा के उनको रेफर केसेस को उस दौरान में किया। अच्छा, ये वो चीजें थी जो हम ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे थे जो हमें रिलीफ के भी करने थे। रिलीफ के कामों के लिए हमारे पास चूंकि अपने एरियाज मौजूद थे और वहां से बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि राशन की जरूरत थी, और रमजान शरीफ भी शुरू हो चुका था, तो बहुत सारी वर्नरेबल कम्युनिटीज थी, लोग थे, फैमिलीज थे, जिनमें हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करवा दी, जिसमें हमने मुआज गोट हो गया, उसके अंदर हमारा फकीर कॉलोनी हो गया, उसमें बंगो पीर हो गया, लियारी हो गया, कोरंगी हो गया। और इसमें जो एक खास चीज हमने बहुत ज्यादा वो की वो ये था, एक तो लेबर क्लास की, इसमें डिसेबल पर्सन को दिया हमने, टीबी पेशेंट्स को दिया हमने, उनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो जो है बहुत ज्यादा, और खवातीन होम बेस्ड वर्कर्स जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। तो इसमें हमारा साथ मीजान बैंक ने भी दिया, और इसमें हमारा साथ हमारे जायका के कुछ दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने हमें पर्सनली दिया, और कुछ कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने दिया, कि जिन्होंने हमें डोनेशंस दिए, जिन्होंने हमें राशन पैक्स दिए। तकरीबन हमने 1000 से अबव लोगों को जो है वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की इस दौरान। और ये बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती इसको कि ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, ये तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है हम ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक छोटी सी कोशिश हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जरूर की कि हम अपने हिस्से की एक क्षमा जरूर जला देंगे, कुछ लोगों तक अगर हम पहुंच सकते हैं जिन तक हमें पहुंचना चाहिए, तो वो काम हमने किया। सही सही। थैंक यू सो मच सबिया साहिबा। बहुत अमेजिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया थ्रू आउट, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट you've joined us and informed us about everything today. Now I'll move on to Ghulam Mustafa Sahab. Sir, are you online? Ghulam Mustafa Sahab? जी can you hear me? जी सर, I can hear you. सर, आपने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सुन लिया था या फिर हेलो? जी सर जी. So sir, if you can brief us about your organization's work during COVID, और जो भी humanitarian assistance आपकी organization ने की, और किस तरह से आप लोगों ने काम किया on the ground.
And I would request कि please keep it very brief, up to 3 minutes. Yes. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो पहला केस था तकरीबन कोई 26 फेब को 2 केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बाद एज ए जैसे ग्लोबली गवर्नमेंट्स बिहेव कर रही हैं, पाकिस्तान में भी उसी तरह ही था। हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने तो शायद सेकंड डे थर्ड डे पे उन्होंने प्रोविंशियल टास्क फोर्स बना दिया था, लेकिन वो सारा चलता रहा और नेशनल गवर्नमेंट ने जाके इसको मार्च के कोई तकरीबन 17-18 तारीख को जाके सीरियस लिया और फिर सिंध में जो तकरीबन 19 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस किया गया। और लॉकडाउन के एक नई सिचुएशन थी हम सबके लिए एज ए सेक्टर पार्टनर, जहाँ पे सारी मार्केट्स बंद थी, सारी जो सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब थी और एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए सारे सूरत में। और ये सिर्फ पैंडेमिक इसका एक तो एस्पेक्ट था जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, लेकिन उसका जो की एस्पेक्ट था वो हेल्थ था, क्योंकि दिस वाज अ पेंडेमिक। तो इट मीन्स के जो हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान का जो ऑलरेडी बहुत ही वर्स, हम सारे रोना रोते रहते हैं कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर तो वैसे ही सारा तबाह है और फिर सेकेंडरी भी। तो जो बेसिक्स थी चीज़ें जो 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 सारे रिस्पॉन्स में चाहिए थी, सप्लाईज वो मिसिंग थी। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि एज ए हेल्थ एक्टर हमें मैक्सिमम लेवल हमें इनपुट डाउन रखी थी, हम किस तरह हम जो हेल्थ की सप्लाईज हैं उसको शो कर सकें। और दूसरा लॉकडाउन का एस्पेक्ट सामने है, उसमें जो एक नजर आया कि बहुत सारे तबका जो वैसे ही हैंड टू माउथ हैं और जैसे लर्नर्स हैं उनके लिए एक फाका कशी करने कुछ रिजल्ट्स थे जो हम रखते हैं, एलोकेशन रखते हैं सालाना, हमने फौरन वो मोबिलाइज किए। और लेकिन उससे पहले हमने जितने सेक्टर पार्टनर्स हैं उनको हमने एक रैपिड असेसमेंट जो सिंध की सूरत-हाल थी पर्टिकुलरली और फिर जो बाकी प्रोविंस की सूरत-हाल थी उसमें जो हेल्थ फैसिलिटीज की सिचुएशन थी और फिर जो कोविड के बाद जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस का, उसको हमने प्रेजेंट किया डिफरेंट फोरम्स पे। और इनिशियली तो हमने कोशिश की क्योंकि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से, तो हमें होम डिपार्टमेंट सिंध ने स्पेशली एक लेटर इशू किया जो अक्रॉस द सिंध प्रोविंस के लिए था कि हमारा स्टाफ जो है वो हमारी गाड़ियाँ मूव कर सकती हैं। और उसमें फिर सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उसमें टाइमली सपोर्ट हमें रही। फिर रेंजर्स, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे रेंजर्स के, उसमें लेटर्स इशू हुए। तो हमने प्लान ये किया कि हम कोई सिंगल सेक्टर नहीं जाएंगे, हम हेल्थ को भी रखेंगे, हम जो है वो जो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जी कैश के बजाय हम इन काइंड सप्लाईज दें। और उसमें हमारे साथ कुछ लकीली हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन थे मुख्तलिफ सप्लाई चेन जो कंपनीज हैं उनके साथ, इंक्लूडिंग CSD या इम्तियाज, इन सब के साथ। और हैंड्स ने इस सारे पीरियड में डिफरेंट सब पार्टनर्स के साथ जो रीच किया है कोविड-19 में, वो तकरीबन कोई Hello. जी, can we check who's joined? Can you hear me? जी, can you hear me? Can we? Yes, sir, I can hear you. आप please go on. ओके। तो इस दौरान जो है वो हमने तकरीबन कोई जो डायरेक्ट हमारे बेनिफिशियरीज रहे हैं सारे प्रोसेस में, जिसमें हेल्थ और हाइजीन और 8 मिलियन बेनिफिशरीज अक्रॉस द प्रोविंस, जो हमारे तकरीबन कोई 39 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के हैं जहाँ पे हमने रीच किया था। और उसमें 19 प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं जिनने सपोर्ट की। और वो सपोर्ट तकरीबन जो थी वो करीबन जो हमें इसमें रही है कोविड में, वो तकरीबन 829 मिलियन रुपीस की तकरीबन एक जो है वो सपोर्ट आई, जो डिफरेंट पार्टनर्स ने हमें सपोर्ट किया। उसमें यानी यकीनन उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था थ्रू पहले जो प्रीवियस डिफिड था, आजकल FCDU है, और उसके बाद यूनिसेफ का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस तरह के बाकी UN पार्टनर्स जिनने हमें सपोर्ट की। और हमने कोशिश की कि हम दोनों एस्पेक्ट्स, जो हेल्थ एस्पेक्ट है कोविड का उसको भी एड्रेस कर पाएं थ्रू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था कि वो लोग जिनने अपने वेजेस लॉस किए उनको हम डोर स्टेप पे जो राशन की सप्लाई है उसको हम इंश्योर कर सकें। और वो ऑलमोस्ट कोई 39 डिस्ट्रिक्ट्स थे पाकिस्तान के जहाँ पे हमने ये इंटरवीन किया। जी ठीक है, थैंक यू सो मच गुलाम साहब। नाउ वील मूव ऑन टू जान उडानो साहब। उडानो साहब, कैन यू हियर मी?
जी राबिया, मैं सुन रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम अस्सलाम। जी उठाना साहब, यू कैन स्पीक नाउ। थैंक यू। शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें कि हम अपनी बात कर सकें और शेयरिंग कर सकें कि जो हमने काम इस बहुत मुश्किल सूरत हाल में अपने लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है। बेसिकली हमारा काम इतना बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरह हैंड्स का और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किया था, लेकिन चूंकि हम डिस्ट्रिक्ट में बेस करते हैं जैकबाबाद में, तो हमने जो कोशिशें की थी वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है शुरू में रही। तो हमारा जो काम था वो चूंकि ना तो इसी दौरान हमारे पास कोई रनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, ना तो इसी दौरान चूंकि पाकिस्तान का रिस्पांस प्लान भी बना हुआ नहीं था, तो उस तरह का जो रिस्पांस आता है जो इमरजेंसीज में जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से आता है वो भी नहीं था। तो हमने यहाँ पे दो किस्म के काम किए। एक तो जैसे ही ये अनाउंस हुआ कोविड-19 का फरवरी के लास्ट में और मार्च के स्टार्ट में, तो एक तो ये ये कहीं से वो हो रहा है अटैक, तो इसको रिमूव करें। ये पहले भी हुआ है इस तरह से। जी, we are looking into this matter. हम इसी को रिजॉल्व कर रहे हैं। Thank you. Sorry for the inconvenience. हाँ, तो दो किस्म जी के आप हमने कंटिन्यू। इनिशियल कोविड के हवाले से जो जैसे अनाउंस हुआ, तो एक तो हमने गवर्नमेंट के साथ, चूंकि हमारी कोऑर्डिनेशन पहले से बहुत पुरानी है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, तो हमने फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट को वॉलंटरी बेसिस पे। जिस तरह अनाउंसमेंट हुई कि आइसोलेशन सेंटर्स जो है या क्वारंटाइन सेंटर आइडेंटिफाई करें और उसको स्टेब्लिश करें, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और एक नोटिफिकेशन निकाला, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें डिस्ट्रिक्ट हेलो जी जी जी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें ऑन बोर्ड लिया और हमने यहाँ पे जैकबाबाद में कोई 7 के करीब आइसोलेशन सेंटर्स थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन की और फिर उसको इस्टेब्लिश करने में भी हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की। मिसाल के तौर पे हमने हमारा जो लोकल यहाँ का एनजीओ का कंसोर्शियम है, हमने ये डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चूंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत है जगह, उन्होंने गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स थी उनको आइडेंटिफाई किया था, कुछ स्कूल थे, एक हॉस्पिटल थी, दो कॉलेजेस थी, तो आइडेंटिफाई किया गया। फिर हमने सपोर्ट ये प्रोवाइड की कि वहाँ पे अगर कोई बेड्स की जरूरत है, चारपाई वगैरह या उसमें बेड करने हैं, वो वाश की जो फैसिलिटी उसमें हमारे साथ लोकल तंजीम भी थी, साथ में हमारी जो नेशनल और तंजीमें हैं जैसे सरसों है और हैंड्स भी, तो कुछ वाश की जो फैसिलिटीज है उन्होंने की, कुछ हमने की। तो ये कोई 7 के करीब एक आइसोलेशन सेंटर्स थे जिनको हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ पे जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि वो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, और इन सिलसिलों में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जी कमेटीज बनेगी और वो उस कमेटी के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिफिकेशन सब कुछ होगी। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी यूनियन काउंसिल्स थी और जितने भी वार्ड्स थे यहाँ पे शहरों में, उसमें लोगों की आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशरीज की, कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी आइडेंटिफिकेशन में हमने सपोर्ट भी। हर वार्ड में हमने 2 वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए इनको। ये 7 जो कंसोर्शियम हम बना हुआ था, ये सिर्फ सीडीएफ की बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, बल्कि जो लोकल हमारा कंसोर्शियम बना हुआ था जिसमें हैंड्स और सरसों भी शामिल थे, उन्होंने भी प्रोवाइड किया। और वो हर वार्ड में और यूनियन काउंसिल में हमने आइडेंटिफिकेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक हमने जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस था उसमें हमने सपोर्ट की। फिर हमने तीसरा काम ये किया कि जो लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, उनसे हमने जो डोनेशन है वो कलेक्ट करके, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में थे, जो रह गए थे, रह तो बहुत ज़्यादा गए थे, तादाद एक बहुत बड़ी थी, लेकिन हमने कोशिश की कि हम उनको कनेक्ट करें डायरेक्टली। जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे यहाँ पे हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग और कुछ हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की।
वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा की, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में। तो हमने कोशिश की कि उनको, उन कम्युनिटीज को, स्पेशली वो कम्युनिटी जैसा पर्सन विद डिसेबिलिटी है या ट्रांसजेंडर है या वुमेन हेडेड हाउस होल्ड थे, उनको हमने कनेक्ट करने की कोशिश की और किया, और उसमें सपोर्ट हमने हासिल करके दी, लोकली जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज करते हुए। तो ओवरऑल हमारा जो रिस्पांस रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कंसोर्शियम लेवल पे जैकबाबाद में इस तरह का रहा कि हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रही। हमने कोशिश की कि डेटा मैनेजमेंट के हवाले से भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया था जिसमें वो डेटा सारी आती थी। हम कोशिश करते थे वो जो मतलब आज़ादाना अपने तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसकी भी हम लिस्टें लेके तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, ताकि वो एक डुप्लीकेशन वाला जो है काम वो ना हो सके, ताकि हर जरूरतमंद को जो है वो फैसिलिटेट हो सके और उसको सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह का काम हमने लोकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में खास तौर पे किया। जो हम समझते हैं कि जो हमारे पास एक वॉलंटरी जो जज्बा था, जो एक हमारे पास जो काम होता था जो बहुत कम हो गया था, इस कम से कम इस इमरजेंसी में, जो कोविड की इमरजेंसी है, उसमें हमने बहुत ज्यादा ये जज्बे को फिर से उभरता हुआ देखा। बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो बिला किसी मुआवजे के दी। हमने डोनेशन इकट्ठी की, जो कि ये एक रिवायत पड़ चुकी थी कि वो रिस्पांस के लिए इंतजार करते थे लोग, या इवन इदारे भी रिस्पांस के लिए करते थे इंतजार। लेकिन हमने इसमें वॉलंटियरिज्म को फिर से एक नई एक मतलब जज्बे के साथ और नई Thank you, Udhano Saab. Thank you for briefing us. Now I'll move on to Nagma. Nagma, DRI से. Nagma, are you around? Hello. हेलो जी नगमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नगमा, आप ब्रीफ करें थोड़ा सा कि हाउ हैज योर ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेड people on humanitarian assistance को लेकर during COVID. Over to you. ओके, थैंक यू राबिया, थैंक यू फॉर द नॉलेज फोरम। आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। होपफुली आ रही होगी। अच्छा, एक्चुअली सबिहा ने जिस तरह से बताया, खास तौर पे मैंने भी ज्यादातर काम जो किया कम्युनिटी के साथ किया, और जो सीएम की जो टास्क फोर्स थी उसके साथ हम लोग कोशिश करते रहे, राब्ते में रहे। कराची में या सिंध में जो लॉकडाउन लगा वो मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ था, और फिर गर्मियां शुरू हो रही थी, रमजान का भी टाइम था। इस तरह के पहला महीना तो शायद जब इस तरह के पेंडेमिक आते हैं तो लोगों को वैसे भी चीजें समझ नहीं आ रही होती कि शायद ये 1 महीना 10 दिन, तो ये हम सबकी जो जिंदगी में पहली दफा के दुनिया पूरी बंद हुई थी, और जब इस तरह के पेंडेमिक आते थे कि चलते हैं प्रोसेस और इस तरह से। लेकिन जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी मुल्क डेवलप है या जो जिनके पास सिस्टम है, उन्होंने इन सब चीजों को कवर भी किया, और इन सब चीजों को उन्होंने किस तरह से फैमिलीज को या लोगों को रिहेबिलिट करना है उन्होंने किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल तो दूर, कोई भी एक ऐसा इदारा नहीं था कि जो कोई डेटा उस वक्त कलेक्ट कर रहा होता या जो बता रहा होता कि हमारी डेली वेजेस के कितने लोग हैं। मैं ज्यादातर खासतौर पे कराची के ऐसी कम्युनिटीज के साथ ज्यादातर काम करती हूँ जो कि डेली वेजेस का काम कर रहे होते हैं, या बहुत लो इनकम जिनकी होती है, जो कि सेविंग नहीं होती है जिनकी। तो ये पेंडेमिक ज्यादातर वो जो एक अपर मिडिल क्लास अशराफिया जिनकी थी, उनके पास तो डेफिनेटली कुछ पैसे वगैरह थे, तो उन्होंने तो राशन अपने भर लिए थे, महीने 2-2 महीने 4-4 महीने। लेकिन वो लोग जो कि जिनका रोजाना का दाल खर्चा चल रहा होता था, वो पेंडेमिक में किस तरह से करते। मार्च के अप्रैल का पहले हफ्ता तो हमारे पास ऐसे ही गया, लेकिन फिर 10 अप्रैल के बाद फोन आने शुरू हो गए कि भाई हम तो शायद इस कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन भूख से तो हम नहीं बच सकते, हमारे बच्चों को तो खाना चाहिए, पैसे चाहिए और इस तरह की चीजें। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से जो मेनली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन या फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने काम किया था, वो था फैसल ईदी का, ईदी फाउंडेशन के साथ। सेकंड, ये जिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, उन्होंने कुछ राशन प्रोवाइड किया था। तो कराची के जो कुछ इलाके ऐसे जैसे कि मलीर है, कायदाबाद, कोरंगी, औरंगी, मुशर्रफ कॉलोनी, लियारी, पहाड़गंज, इस तरह के जगहों पे हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। साथ साथ कुछ एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, यंग वुमेन का ग्रुप है,
उसको उन्होंने मुझसे राब्ता किया था कि जब आप लोग ये राशन वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो यंग वुमेन हैं, उनके लिए जो नॉर्मली आपको पता है कि पीरियड्स के सामान और इस टाइप की जो चीज़ें सैनिटरी वगैरह चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हम उसके पैकेट स्पेशली बना रहे हैं। तो वो कुछ पैकेट्स वगैरह हम लोगों ने उनके साथ लिए, और फिर वो कुछ जब राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो वो एक-एक पैकेट डाल देते थे, क्योंकि हर घर में 1-2 ख़वातीन तो लाज़मी हैं कि उनको जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सारी बंद थी। तो जो कुछ सेंसिटिविटी फिर कुछ जो मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो मेनली कुछ दवाएँ हैं, जो कि घर में होनी चाहिए, जैसे बच्चों की खाँसी, नज़ला, बुखार की, वो भी आप एक राशन पैकेट के साथ उसको डाल दें ताकि वो उनके साथ हो। थर्ड वन ये था कि हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि किसी भी तरह से इनको कैश जो एहसास वाला प्रोग्राम आया, तो उसमें हमने डेटा लेने की कोशिश की, बल्कि एक आर्टिकल उन्हीं दौरान मेरा आया, क्योंकि उसमें कराची में रिफ्यूजीज की तादाद बहुत ज्यादा है, बंगाली, बर्मीज, अफगानीज और इस तरह से, जिनके सीएनआईसी नहीं है। तो एहसास प्रोग्राम जो इन्होंने वजीर आजम साहब का था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है इन लोगों को सबको देंगे, लेकिन वो लोग जिनके पास सीएनआईसी नहीं है और किसी भी वजह से, कुछ तो वैसे ही नहीं बनते खवातीन के, या फिर कोई बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से नहीं है, लेकिन कुछ के हर्डल्स ऐसे भी हैं जो कि मतलब वो पाकिस्तानी सिटीज़न है लेकिन उनके तब भी नहीं बने हुए। तो उन सब का फिर फ़ोन आने शुरू हुए, जैसे कुछ सहाफ़ी जो यंग सहाफ़ी दोस्त वगैरह थे, उन्होंने राब्ता किया कि हम आज ये एरिया कवर करने गए थे, लाइक के मच्छर कॉलोनी या इस तरह का। तो यहाँ पे तो वो लोग तो अवेल कर ही नहीं सकते इस अपॉर्च्युनिटी को, तो उनके लिए क्या करें? फिर उसके अंदर भी एक और मसला ये था कि इन्होंने जो वो फॉर्म जो फिल करना था, उसमें भी एक इश्यू ये इन्होंने बड़ा मेनली कि भई जिनके पास पासपोर्ट बना हुआ होगा, उनको हम नहीं देंगे। ये तो मतलब वो इस तरह की छोटी-छोटी मतलब एक एरर थे जो जिनकी वजह से जो वो 12,000 क्या, वो उसमें से भी 1,000 कटना था, वो 3 महीने के लिए थे, वो भी नहीं कि कोई 1 महीने के लिए हो। तो वो मतलब वो बहुत इश्यूज़ थे जो कि हमने देखा था। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हमें नज़र आता है कि जैसे कि सिंध हुकूमत ने लीड लिया कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, फिर इस तरह की चीज़ें जो कि उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा था, इवन के वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं सोच रहे थे। जहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतरी हुई थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने फिर राशन का प्रोसेस किया, लेकिन जितने हम असल में एक अपनी चेकलिस्ट बना रहे होते थे ताकि वो डबलिंग नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन भी दे रही थी, बहुत सारे गवर्नमेंट के सेक्टर भी अनाउंस कर रहे थे कि हम दे रहे हैं, कुछ फलाही तंज़ीमें भी राशन दे रही थी। तो हमें ये लग रहा था कि हर कोई इस तरह से ना करे कि वो डबलिंग हो जाए राशन की। तो हमने जिन-जिन से भी लिस्ट अपनी रेडी की, तो हमने बार-बार पूछा, इवन गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने कहा कि हाँ, इस जगह पे हमने राशन प्रोवाइड किया है। जबकि उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप हमारे घर पे आके चेक कर सकते हैं, हमारे पास राशन नहीं आया। चले 1 या 2 केसेस हो सकते हैं ना कि आया या नहीं आया, लेकिन ये अक्सरियत की एक बड़ी तादाद ने कहा कि हमारे पास राशन नहीं आया। और आपने देखा होगा कि उसी दौरान जब अप्रैल, मई, फिर रमज़ान में तो ये चीज़ें वैसे ही उन्होंने वो खत्म कर दी थी, तो लोग खुद ही निकल कर आ गए और अपने कामों को शुरू कर दिया था। तो जैसे सबिया बता रही थी, उस वक़्त पे ऑनलाइन तो कोई चीज़ भी हमारी नहीं हो सकती थी कि हमने कोई इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। इवन जब मैं राशन के लिए मेरे जो साथी थे, साथ जाते थे, हम राशन खुद देने जाते थे, तो हम कोशिश करते थे पूरी सेफ्टी किट्स को उसकी और पूरे उस एसओपीज़ को फॉलो करें। और लेकिन ज़्यादातर इसमें हमने एक आध ये भी किया, कुछ जो बाहर से अगर पाकिस्तान के साइड से लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि हमें भी राशन देना है, हम भी आपके इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। तो हमने ये करा था, हमारे लिए बड़ा बेस्ट तरीका था कि जो मोहल्ला है, अगर हमें मलीर में किसी जगह पे राशन देना है, तो उसके नियर किरियाने की शॉप पूछ ली थी हमने। क्योंकि ये तो एक ऐसी फ़ीम था कि आपकी किराना शॉप जो होगी वो बंद नहीं होगी। तो आप उसका जो है सीएनआईसी एक लिस्ट उसके पास आप व्हाट्सएप पे कर दें, सीएनआईसी नंबर और उसके होम एड्रेस के साथ, वो जाके अपना राशन वहाँ से उठा लें। और आपको 10 राशन उस गली में देना है, 20 राशन उस गली में देना है, तो आप वो लिस्ट उसको प्रोवाइड कर दें। सेकंड, आप इस तरह से एक तो कन्फर्मेशन भी हो जाएगी और इस तरह वो एक लंबी लाइन भी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हीं दिनों हमने देखा जब एहसास के लिए लोग बैंक, तो उससे ज़्यादा एसओपीज़ का मतलब फुकदान हो पड़ा था कि लोग एक लंबी लाइन में एक-दूसरे को हाथ ठीक, लगाते और सही, पकड़ा लें। सही। नगमा, ये बेसिकली वी जस्ट वांटेड अ ब्रीफ पिक्चर फॉर एन इंट्रोडक्शन। उन चीज़ों पर ज़ाहिर है फिर हमारे दूसरे भी सवाल हैं, तो वील गेट इनटू डिटेल्स, इंशाल्लाह उस पे भी वील बी डिस्कसिंग। बट थैंक यू फॉर द ब्रीफ as a representative of DRI. Thank you.
अब I'll move on to Adil Sahab. Adil is from Muslim Hands. Adil, can you hear me? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल जी, आपकी आवाज़ आ वालेकुम रही है। सलाम। First जी of Adil, all, so जी first you of have all the तो floor now. जी जी थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। बेसिकली मैं मुस्लिम हैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सन को ओवरऑल देखते हैं हम लोग। मुस्लिम हैंड्स के हवाले से मैं कोविड-19 के हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि जब ये फरवरी में स्टार्ट हुआ सिलसिला और मार्च में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टार्ट किए वर्किंग्स, तो इनिशियली हमारा जो रिस्पांस था वो बड़ा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेटेड होता है। तो हम एनडीएमए और पीडीएमएस के साथ बैठे और इसमें जो इनिशियल हमारी जो डिस्कशंस हुई कि इमीडिएट किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है और कहाँ से अराइज हो रहा है मामला, वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया। तो अप्रॉक्सीमेट हमने कोई 24 लोकेशंस में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमने काम किया। और अगर आप देखा जाए तो इसमें हमने कोई 30,000 ड्राई राशन के फूड पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए अक्रॉस ये जो लोकेशंस थी। इसमें पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज थे, एजेके था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने 2.1 मिलियन बेनिफिशरीज को फैसिलिटेट किया और इसमें जितनी फैसिलिटेशन थी वो सारी एनडीएमए और पीडीएमए के स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशंस के साथ रही। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ जो बहुत पॉजिटिव साइड इसमें हमें नज़र आई। ज़ाहिर है ये एक ऐसा मरहला था जिसमें सारी सिविल सोसाइटी, इदारे, लोग इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे और लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो इसमें जो पीडीएमए और एनडीएमए का रोल रहा वो बड़ा एक्टिव रहा। और पीडीएमए सिंध को अगर मैं देखूं तो उन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेटेड इन्होंने एनजीओस को बिठाया अपने पास और डुप्लीकेशन को अवॉइड किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। जो उस फोरम पे गए उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम किया और इसमें पाकिस्तान नेवी ने मुस्लिम हैंड्स को काफ़ी सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। उन्होंने हमारी जो लॉजिस्टिक्स थी थ्रू आउट उन्होंने हमें सपोर्ट किया इसमें। इसके साथ साथ इसमें ज़ाहिर है जो 2.1 मिलियन बेनिफिशरीज फैसिलिटेट हुए जिसमें राशंस भी थे और आपके ओवरऑल जो पीपीस हॉस्पिटल्स को पीपी सप्लाईज हुई और मास्क थे, सैनिटाइजेशंस की जो ज़ाहिर है जो उस वक्त किट्स दी जा रही थी वो सब इसमें चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि मुस्लिम हैंड्स का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाटर एंड सैनिटेशन पे काफ़ी ह्यूज काम है। जो एक समझ लें कि आप एक विलेज लेवल तक पहुँचे हुए हैं और जिसके बाद जो है वो जो इंटीग्रेटेड एक जिसे आप कहना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन साइड पे एक इंटीग्रेटेड एफर्ट होती है। जहां आपका वॉश का कंपोनेंट डिलीवर हो रहा है वहां आपकी ज़ाहिर हाइजीन प्रैक्टिसेस को भी बेहतर बनाया जा सकता है और उनको बनाया गया थ्रू अवेयरनेस। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम हुआ गांव देहातों में, शहरों में अवेयरनेस दी गई बेसिकली कोविड की प्रिवेंशन, उससे बचने के लिए क्या ज़ाहिर है जो हैंड वॉशिंग थी, क्योंकि हर जगह आप सैनिटाइजर नहीं पहुंचा सकते, सैनिटाइजेशन नहीं हो सकती। हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिसेस को जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, बताया गया गांव देहात के लेवल पे कि किस तरह इससे बचा जा सकता है और क्या हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल आप समझ लें कि एक ब्रीफ काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हुआ पीडीएमए और एनडीएमए के साथ। ये ओवरऑल एक सिनेरियो। थैंक यू। Right. Thank you, Adil. Thank you for keeping it so brief. And now I'll move on to Kazim Saab from Research and Development Foundation. Kazim Saab, can you hear me? Yeah, Rabia, जी काजिम साहब जी, आप जरा ब्रीफ करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से काम किया ऑन द ग्राउंड? जी जी। I'll be brief in the true sense of that. जी प्लीज, शुक्रिया। Basically, intervention that was, if I categorize it, was like in three different categories. First one was support to the line department. The second one was direct relief activities, and the third one was preparing communities. So again, जो हमारी interventions रही, again I'll distribute it into three ways or three parts. One was before lockdown, during lockdown, and after lockdown. Before lockdown, what we started doing is that we started preparing communities. We have like about
12 projects going on in 8 different districts. So हमने क्या स्टार्ट किया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे हमने अवेयरनेस सेशन स्टार्ट कर दिए। स्पेशली इन जामशोरो हमने 50 यूथ लीडर्स जो हैं उनकी एक TOT काइंड ऑफ लाइक TOT हमने करवाई। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज से हमने एक्सपर्ट्स मंगवाए और उनसे उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस पे। उसके अलावा जो हमारे सेशंस रहे अबाउट नियरली 1000 हम सेशंस करवा चुके थे बिफोर लॉकडाउन। मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स, मोस्ट ऑफ देम वर इन लोअर सिंध। उसके अलावा ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारी टीम जो है सिर्फ हम 5 लोग जो है ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, बस माई सेल्फ, हमारी जो हेड ऑफिस की टीम थी सिर्फ वही लोग हम काम कर रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट लिया था लाइन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने का। डेफिनेटली लाइन डिपार्टमेंट को उन दिनों में इतनी PPEs थी, तो वी प्रोवाइडेड देम मास्क एंड सैनिटाइजर, स्पेशली पुलिस ऑफिशियल्स को और जो साहिबान हैं उनको। उसके अलावा हमारी जो कोलैबोरेशन रही वो 4 डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा रही। जामशोरो, हैदराबाद, सांगढ़ एंड मीरपुर खास। इनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी इनके साथ हमारी हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन रही। जैसे हैदराबाद में एहसास सेंटर पे जब लोगों ने ये कैश लेने आ रहे थे तो हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ आई मीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है वो सारे स्टेशंस पे जो इनके एहसास सेंटर्स पे हैंड वॉशिंग स्टेशंस लगवाए थे और वहाँ पे हमने जो ट्रेंड यूथ किया था बिफोर लॉकडाउन उन सबको डिप्लॉय किया एंड दे वर्ड ऑल वॉलंटियर। काफ़ी सारा यूथ एंड प्लस कम्युनिटीज़ को हमने इंगेज किया एहसास रजिस्ट्रेशन में। जैसे अभी तक कुछ देर पहले किसी ने कहा बताया था कि मसला था हेलो जी, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए जी। तो हमने जो है वो काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ को इनकरेज किया, कम्युनिटी वॉलंटियर्स को इनकरेज किया कि वो जो हैं वो लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। पोस्ट कोविड में पोस्ट लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने एक और ट्रेनिंग करवाई थी बच्चों की, अगेन फॉर द यूथ, दैट वाज ऑन सैनिटाइजर मेकिंग, ताकि बच्चे जो ख़ासतौर पे लड़कियां जो घर में मौजूद हैं दे वर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी और लाइक जो भी उनका काम था तो उनको हमने ट्रेनिंग करवाई दैट दे कैन स्टार्ट मेकिंग सैनिटाइजर एंड स्टार्ट सेलिंग देम। सो उनका भी एक काइंड ऑफ लाइक बिजनेस स्टार्ट हो गया। पोस्ट लॉकडाउन में हमारी जो एक्टिविटीज़ रही उसमें वी गॉट मोर अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट, जिसमें राशन हो गई, जिसमें वॉश की फैसिलिटीज़ हो गई मुख्तलिफ जगहों पे। सो वी डिड दैट। If I give you a rough estimate, in the first week of lockdown, हमने 500 PPEs जो हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स को प्रोवाइड की थी। ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ता गया। फिर हैदराबाद मीरपुर खास में हमने जो है वो डिसइंफेक्शन स्प्रे भी करवाए थे, अगेन तहलका एडमिनिस्ट्रेशन जो दोनों जगहों की थी उनसे मिलके। सो दिस वाज अ रियली ब्रीफ व्हाट वी डिड थ्रू द RDF। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच काजिम साहब। राइट, सो अब हम जो है अपने सवालों की तरफ जाएंगे। ये तो एक ब्रीफ हो गई आप सबकी तरफ से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ने किस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड की ऑन द ग्राउंड उन तमाम लोगों को जिनको राशन की ज़रूरत थी या किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत थी थ्रू आउट। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उसके लिए सबिया साहिबा आपसे मैं पूछूंगी सबसे पहले, आपने जितनी भी कम्युनिटीज़ को इस पूरे अरसे में सर्व किया तो उनका सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या था और किस तरह की उनकी ज़रूरियात थी लॉकडाउन के पूरे अरसे में? रबिया, बात ये है कि जो सोशल इकोनॉमिक उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही पुअर और लोअर किस्म का था, क्योंकि जिन एरियाज में हम काम कर रहे हैं वो सारे पसमानदा एरियाज हैं। जैसे आपका केवाड़ी का, ये मणिपुर का एरियाज है जो कोस्टल बेल्ट है, लियारी है, बल्दिया है, या डिफरेंट जितने भी एरियाज है जिनमें हमारे ऑपरेशनल एरियाज है वो सारे वो हैं कि जिसमें लेबर क्लास है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं, ये सारे इस किस्म के लोग हैं कि जो ज्यादातर फैक्ट्री में काम करते थे, जो ज्यादातर जो है वो अपने ठेले चलाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद की कैफियत बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी कि लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो
एक्सेस खत्म हो गई थी चीजों तक, ठीक है, शहर तक जाना खत्म हो गया था, वो शहर से कुछ चीज ला भी नहीं सकते थे। अब ये वो हालात थे कि जिसमें लोग बहुत परेशान थे और लोग जो है यहाँ तक हो गया था कि उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई थी, बहुत सारे लोगों के घरों में। जिस जमाने में हमने फिर रमजान भी शुरू हो गया था, जिस जमाने में हमने फिर जो है वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की थी और हमने उन्हीं लोगों को चूज करना शुरू किया जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रोफाइल लो पर, तो उन, लेकिन उसके बाद भी कुछ और लोगों ने भी उन तक परसू किया कि जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कुछ लोग थे जिन्होंने भी किया, लेकिन बहुत कम लोगों की पहुंच वहां तक रही। जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से उन लोगों तक पहुंच नहीं हो पाई बहुत सारे एरियाज में, और लोग बार बार हमें कहते रहे कि आप दोबारा भी हमें भेजें, हमें दोबारा भी भेजें, क्योंकि एक तो ये था कि बहुत सारे जो बच्चे थे या लड़के लड़कियां थी उनकी बिल्कुल मुलाजमतें खत्म हो गई और वो हमें सीवीज भेजते रहे कि आप हमें जो है वो ले लें अपने पास। अभी भी बहुत सारी सीवीज आ रही है, लेकिन चूंकि हम खुद भी हैंड टू माउथ हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डोनर्स ने सारे प्रोग्राम्स खत्म कर दिए, एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गई, हमारे सेंटर्स बंद हो गए थे। तो उस जमाने में ये था कि ठीक है ये सारे हालात थे, लेकिन हम लोगों ने अपने तौर पर कोशिश करके लोगों को लाइव करने की कोशिश की कि अपने ऑनलाइन सेशंस चलाए। उनको हमने कहा कि आप फूड की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर सकते हैं कि आप कुकिंग अगर जानती हैं तो आप जो है कुक पैक करके, हमारा लेडीज ढाबा भी है, ठीक है, तो हमने टेक्निकली जी तो वो भी बंद था, लेकिन हमने लोगों को टेक्निकली खवातीन को स्पेशली कि भाई आप घरों से बैठकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और उनको डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है ट्रेनिंग्स दी कि आप किसी तरीके से भी आप अपना पेज बना लें, आप अपना वेब पेज बना लें, आप अपना जो है वो ऐप बना लें और आप किस तरीके से लोगों को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें थी जो उस कोविड में लोगों की उसने इकोनॉमिक को बिल्कुल तबाह किया हुआ था, और अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज मौजूद हैं। ये नहीं है कि लोग अभी तक बहुत स्टेबल हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारे लोग स्टेबल नहीं हुए हैं, लोगों के साथ इश्यूज मौजूद है। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे जो है वो हमारे पास अपने कितने सारे मुलाजमीन जो थे, एम्प्लॉयज थे, वो अभी भी कहीं नौकरी पर नहीं है और वो बहुत उनके घरों में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स और परेशानियां चल रही हैं। इन हालात में लाजमी बात है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उनकी उतनी तरीके से काम आ सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि हमने अपीलें जरूर की कि कुछ और लोग भी हमारे साथ आ जाएं और इस पैंडेमिक में या इस पूरे इस प्रॉब्लम्स में हमारे साथ मिलें और लोगों तक खुद पहुंचे और उनकी हेल्प करें जो बाकी ये हेल्प के मुस्तहिक। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी शुक्रिया सबिया साहिबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी है। सर, जी सर, इफ यू कैन, आप थोड़ा सा अगर हमें एक्सप्लेन करें कि किस तरह की कम्युनिटीज थी जिनके साथ जाके आपने काम किया। जनरली तो देखें इस पेंडेमिक को जब ये सारा पहले ही आपने जब आपके साथी ने ब्रीफ बताया, बैकग्राउंड बताया पाकिस्तान के, वैसे जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो वर्स हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सीरियस ये किया कि हमने अंदाजा किया कि इसमें इस सारे पेंडेमिक में जो अर्बन पुअर है वो ज्यादा मुतासर हुआ है एज कम्पेयर टू द रूरल पुअर। तो हमें यकीन आपके पास अगर ₹1 तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट कि जी कहाँ स्पेंड करना है, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें या जहाँ पे ज्यादा नीड है वहाँ पे ज्यादा स्पेंड करें। तो इसलिए हमने प्रायोरिटी दी कि जो अर्बन पुअर्स हैं उनको हम फोकस करें। अर्बन पुअर में भी आपको पता है कि इस सारे केस में हम सारे पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले जो डिलीवरी लेबर था वो मुतासर हुआ, डोमेस्टिक वर्कर्स मुतासर हुई, स्मॉल एंड जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे वो बुरी तरह मुतासर हुए, जाहिर बात है क्योंकि सारा कुछ लॉकडाउन की नजर हो गया, और फिर जो परचेसिंग पावर था वो भी ओवरऑल सबका इम्पैक्ट उसके ऊपर हुआ। तो हमने अपने सारे प्रोग्राम्स का फोकस जो रखा वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो अर्बन स्लम्स हमने लिए, और उसके अलावा अर्बन स्लम्स के अंदर भी हमने फोकस किया कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, पर्टिकुलरली जैसे जहाँ पे हमने देखा कि जी
डेली वेजेस लेबर जो थे उनको हमने फोकस किया, और उसके अलावा कुछ टारगेट ग्रुप्स हमने स्पेशलाइज किए थे जिनको हमने अक्रॉस, जो मैंने बताया कि 39 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर हमने रिस्पॉन्स किया, उसमें सैनिटरी वर्कर्स को फोकस किया हमने, क्योंकि सैनिटरी वर्कर्स बड़े हाई रिस्क पे थे, तो हमारा जो हेल्थ रिस्पॉन्स था वो सैनिटरी वर्कर्स को फोकस कर रहा था। और फिर बाकी एक्टिविटीज में जैसे जो औरतें, जैसे कराची के जेल हैं, सक्खर का जेल है, बल्चिस्तान का जेल है, तो जो औरतें थी जेलों के अंदर वो वल्नरेबल थी। सारी सूरत के बाद हमें अंदाजा था कि हाइजीनिक कंडीशंस वैसे भी हमारे यहाँ ठीक नहीं है, तो उनको फोकस किया। जो दारुल उलूम में औरतें थी उनको फोकस किया, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारे फोकस पे थे, इसलिए हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्रोग्राम है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ है उनको हमने फोकस किया। ट्रांसजेंडर्स हमारे प्रायोरिटीज पे रहे, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं ट्रांसजेंडर्स के, उनको हमने यूज किया। ये टारगेट ग्रुप्स थे जिनको हमने फोकस किया अपने प्रोग्राम। यकीनन मैंने वैसा बताया कि जी ओवरऑल तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस कोई बेहतर नहीं थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वो वैसे ही, क्योंकि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आना था और आया के ऊपर, वो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी आया, तो यकीन लोकल इकोनॉमी पे भी वो इम्पैक्ट नजर आया। और हम सब ने सुना है कि जो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहने वाले लोगों की तादाद थी इस सारे पैंडेमिक में, वो बेइंतहा उसमें इजाफा हुआ, यकीनन जो वल्नरेबिलिटी थी जो मजीद यकीनन बढ़ी। सो इसलिए हमें मजीद प्रायोरिटाइज करना पड़ा अपने प्रोग्राम्स एरियाज में। ओवर। जी सही, ठीक है, थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफा साहब। नगमा, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप वैसे भी कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही होती हैं, और ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया होगा आपका फील्ड वर्क। तो मुझे ये बताइए कि ये जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इनकी जो मुश्किलात हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, इनके रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से वो ज्यादा हो जाती हैं? कोई इस तरह की चीज आपने ऑब्जर्व की अपने पूरे इस कोविड के अरसे में, जो आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम कर रही थी उस दौरान, स्पेशली जो ये माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं? हाँ, ये बल्कि एक अनफॉर्चुनेटली ये इतना एक अजीब सा मामला हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, जैसे जो कोई बड़ी मुस्लिम फैमिलीज वगैरह होती है ना, कि आपको पता है कि हम ये काम, तो मेरी एक आदत है, मैं कहती हूँ कि हम आपको बता देते हैं, आप इस खानदान को खुद हेल्प कर दें। तो कुछ फैमिलीज मिक्स ही हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो उन्होंने जो है उनको कहा नहीं, ये तो हम उनको नहीं देंगे। कोई मुस्लिम फैमिली, मतलब मैंने कहा ये कैसी आप बात करी, जो भी एक आपको काम करना है। तो ये तो होता है, और एक जाहिर सी बात है, आपके घरों के बाहर, दुकानों के बाहर लिख दिया जाता है कि फला आप इस सेक्ट का है या इस रिलीजन का है तो वो ना आए। तो ये तो बहुत दफा है, और बल्कि काफी जगहों पे ये सारी चीजें होती हैं। हम ये सारी चीजें देखते हैं कि ईदी जो है बालातर, इवन जो फलाही इदारे हैं, मैं उनका इस वक्त नाम नहीं ले सकती, ईदी का नाम हटाकर, ईदी फाउंडेशन का नाम हटाकर कुछ ऐसे इफलाही इदारे हैं जो कि बाकायदा इस हवाले से बहुत बल्कि मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त ये एक दो खबर छपी भी थी, कुछ प्रोग्रेसिव दोस्तों ने इसको मतलब रिपोर्ट भी किया था। इन्होंने बाकायदा कहा था कि हम इस जगह पे नहीं देंगे, इनको राशन भी नहीं देंगे, हम कुछ और चीज भी नहीं दे सकते। तो ये तो है, और इस तरह के जब मामलात होते हैं, जब इस तरह की चीजें होती है जहाँ पे और दूसरे रवैये निकल कर सामने आते हैं, और दूसरे इश्यूज हमें हमारे सामने आते हैं कि ये ऐसे भी है, तो उधर ही हमें हमेशा से पाकिस्तानी सोसाइटीज में, और खास तौर पे इस तरह के वल्नरेबल तबके में, ये चीजें ज्यादा बाहर निकल कर आती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अगर हम नेकी कर ही रहे हैं तो अपने लोगों के साथ नेकी करें, अगर क्योंकि हम इनके साथ कोई नेकी करेंगे भी तो कोई हमें फायदा नहीं होगा। सही। तो आपने बजाते खुद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एज रिप्रेजेंट करते वक्त, या फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो इस तरह की सिचुएशन से किस तरह से डील किया इस पूरे अरसे में? भाई देखिए, हम तो अपने यकीन बार बार दिलाते कि नहीं, हम तो आपके साथ इस तरह से नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल बराबरी के, हम जहाँ पे भी जिस भी जगह पे, क्योंकि हम कोई खाने में या किसी भी तरह की चीज में कोई कमी तो कर नहीं रहे, हम तो बराबरी हम जाहिर सी बात है उस रवैये की जो बदसूरती है या उस रवैये को कंडेम ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह की चीजों में अगर हम इन्वॉल्व हो गए, तो जो हमारे अपने काम होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो तो बाकायदा मस्जिदों से ऐलान हो जाता है। तो आपको अपनी जान का तो खतरा होता ही होता है, फिर और दूसरी कम्युनिटी को भी आप इस मुश्किल में डाल देते हैं। सही, ठीक है। नगमा, थैंक यू सो मच। अभी आई विल गो टू उडानो साहब। उडानो साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। सही। आपने भी, क्योंकि आपका भी काम है, जो जितना भी ऑन द ग्राउंड हुआ इस पूरे अरसे में,
आपके हिसाब से हु वर द क्रिटिकल एक्टर्स इस पूरे रिलीफ एफर्ट्स का जितना भी काम हुआ है कोविड के दौरान? किस तरह के लोग, स्टेक होल्डर्स कौन थे और आपने किस तरह से उनके साथ एंगेज किया व्हेन यू वर वर्किंग? अच्छा, इसमें जो ज्यादातर जो रिलीफ की एफर्ट्स थी उसमें ज्यादा तो चूंकि सिचुएशन इस तरह से थी कि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थे उनका रेस्पॉन्स चूंकि टाइमली या नहीं आ सका था, तो ज्यादातर जो रेस्पॉन्स इस दौरान आया है वो गवर्नमेंट का आया है। फिर सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट से भी ज्यादा अगर हम देखें तो जो लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या बिजनेस कम्युनिटी है या फेथ बेस्ड ग्रुप है या कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पांस आया है। लेकिन ये था कि फिर अगर आप गवर्नमेंट के रिस्पांस को देखें तो वो ज्यादा पॉलिटिसाइज था, बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज था। फिर हमारा चूंकि कम्युनिटीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो जितने भी कम्युनिटी लीडर्स या फिलैंथ्रोपिस्ट थे, तो जिस तरह नगमा ने बताया कि उनका जो रिस्पांस अगर वो कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात को खास तौर पे मद्देनजर रखा है कि अगर रिस्पांस भी होता है तो वो अपनी कम्युनिटी में हो, जो अपने जिसको वो जानते हो या उन तक जिनकी पहुंच हो, उनको ये रिस्पांस मिल सका है या उनको जो भी सपोर्ट थी वो मिल सकी है। बहुत थोड़ा जो है सीबीओज और वॉलंटियर्स का था, बहुत थोड़ा रहा, वो भी डोनेशंस पे और इस पे था। वो थोड़ा उनका जो रिस्पांस था वो जरा हम कह सकते हैं कि ये एक जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, स्पेशली जिसमें बात की जा रही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है, उनको उन्होंने कैटर किया था। बाकी जो अगर हम इन दूसरे तबके को देखते हैं तो उसमें कहीं पे ये हमें नजर नहीं आता कि वो जो मोस्ट ज्यादा अफेक्टेड हुए लोग, जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए, उनको उन्होंने कैटर किया हो या इस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखा हो कि जी ये बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं इस पेंडेमिक से, तो उसको जो है वो सपोर्ट दी जाए। तो ये इस तरह के जो है वो रिस्पांस था। सही, ठीक है, थैंक यू। काजिम साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही थी ऑन द ग्राउंड, तो किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए और किस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जब आप लोग अपने एफर्ट्स सारे ऑन द ग्राउंड काम कर रहे थे? हेलो काजिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी राबिया, जी सॉरी, मेरे पास इंटरनेट डीसी हो गया था कुछ मिनट्स के लिए। विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? नो वरीज। जी श्योर। मैं पूछ रही थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही थी ऑन द ग्राउंड, तो किस तरह के की चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए जो किसी हद तक रुकावट बन सके हो उस वक्त जब आप लोग ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हो? To be honest, starting from very beginning, I think preparedness of our staff was a challenge in the beginning. No one was prepared. We didn't know what it is, how it is affecting and everything. शुरू में जब लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था तो it was very very difficult to change the attitudes of the people. हमारे पास हाथ मिलाने का ये सारी चीजें जो हैं, it was very difficult to control in the beginning. उसके बाद जाहिर सी बात है व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग कुछ चैलेंजेस रहे, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आवर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट वाज जस्ट वन डे बिफोर द लॉकडाउन। हम कुछ साबुन वगैरह, ये जो वॉश की चीजें हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन अ मॉब कम्स, तो वो एक बड़ा सा चैलेंज रहा था जो हमने ओवरकम किया थ्रू इंगेजिंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमने थोड़ा सा उसका अंदाज़ा जो है वो तरीक़ेकार जो है वो हमने चेंज किया। उसके अलावा एक और हमारा थोड़ा सा इनिशियली रहा, मगर दैट चैलेंज वाज रिजॉल्व लेटर ऑन, दैट वाज कोऑर्डिनेशन विद द लाइन डिपार्टमेंट। जो इनिशियल फेज में थोड़ी बहुत रही, मगर सून जैसे ही चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगी तो वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज एक चैलेंज रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी
तो स्टाफ की मूवमेंट और रजिस्ट्रेशन, फाइंडिंग आउट द जेन्युइन पीपल, ये भी एक चैलेंज रहा। पोस्ट लॉकडाउन अगर मैं एक चीज देखूं तो देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। एक तो जब लॉकडाउन की वजह से डर खत्म हुआ तो हमारे जो सेशंस हैं उनकी वैल्यूज खत्म जैसे हो गई ना, जैसे खत्म नहीं हुई मगर कम हो गई, because everybody was going out, like people started like going out without using mask and everything, जिसमें हमें even अपनी टीम को भी थोड़ा बहुत उस पे कंट्रोल करना पड़ा कि नहीं, you can't go in any community. Major challenge for us during and after. सही सही, थैंक यू सो मच कासिम साहब। आई विल मूव ऑन टू अदील साहब। मुझे ये बताइए, क्योंकि काफी कम्युनिटीज में जितने भी अरसा ये रिलीफ का काम हुआ, मे बी अभी भी हो रहा हो, लेकिन एक जो मसला नजर आया वो ये था कि लोगों को जाहिर है बहुत सारे लोग सफेद पोश होते हैं, दे डोंट वांट टू, उनको मतलब खड़ा होना, लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता, और फिर एक वो डिग्निटी की भी बात आ जाती है। तो ऐसे हालात में किस तरह से रिलीफ का काम किया जाए, और क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लोगों को कुछ को मिल रहा था राशन वगैरह, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। आप लोगों ने किस तरह से इंश्योर किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर हम कोई रिलीफ का काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स या राशन पहुंचा रहे हैं, तो वो हर किसी को इक्वल अमाउंट मिले और किसी की उनकी डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाए। तो आप लोगों ने उस हवाले से किस तरह से काम किया और क्या चैलेंजेस रहे उस पूरे अरसे में? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जो एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और डिग्निटी होती है, ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों में उसको बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि रखा जाए, सामने रखा जाए, और किसी की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को या उसकी जो एक डिग्निटी को हर्ट ना किया जाए। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम एज अ मुस्लिम हैंड्स एज अ टीम जो हमने ओवरऑल पाकिस्तान में काम किया, ख़ास तौर पे जो 30,000 राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए इस कोविड के दौरान, और इसमें टोटल जो कोऑर्डिनेशन रही वो हमारी डिपार्टमेंट्स के साथ रही। सबसे ज़्यादा जो एक एलिमेंट होता है कि जो वाइट कॉलर लोग हैं उन तक किस तरह पहुंचा जाए और उनकी डिग्निटी को भी हर्ट ना किया जाए, उसमें जो इलाके के जो सबसे पहले जैसे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट सिस्टम होता है या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर कम्युनिटीज़ को अंदाज़ा होता है या वहाँ के जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं या कैसे ऐसे घर हैं जहाँ पे वाकई बहुत ऐसी ज़रूरत है और जिनको मिला नहीं है या डुप्लीकेशन नहीं हो रही है। तो हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि जिन इलाकों में हमने काम किया या काम करते भी हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी के साथ हमारा जो लिंक होता है, लिंकेज बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और वहाँ की कम्युनिटी के जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की, तो हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके साथ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक लियाज़न है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होता है। उसमें जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है उनके पास सारा डाटा मौजूद होता है कि किस इलाके में कितनी नीड है और कितना वहाँ पे रिस्पॉन्स की ज़रूरत है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है या उनको कब मिला है और कब नहीं मिला है। तो हमने जो मेन एक कोऑर्डिनेशन अपनी लाइन रखी वो इन इदारों के साथ रखी, और जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस कोविड रिस्पांस के अंदर कोई भी एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि वहाँ पे कोई बदनज़मी हुई हो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, या किसी को 2 दफ़ा मिला हो या 3 दफ़ा मिला हो। साथ साथ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि जो इस फेयर स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक ह्यूमैनिटेरियन एड आप दे रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। एक चीज़ मैं इस फोरम के हवाले से, ज़ाहिर सारे जो दोस्त बैठे हैं वो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं और सबको ये बात अच्छे तरीके से, तो इस फोरम के वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम राशन या एक एड किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी अन स्टैंडर्डाइज। खाली देना पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर आप एक जगह जाके राशन दे रहे हैं और वहाँ उनको एक नॉर्मल फैमिली साइज आपका 7 मेंबर्स पे कंसिडर किया जाता है, 6.57 फैमिली मेंबर्स पे हम कंसिडर करते हैं पाकिस्तान में। आप अगर उनको 5 किलो आटा पूरे महीने के लिए दे आएंगे तो वो तो काबिल कबूल ऑब्वियसली बात है कि उनके लिए नहीं है, और फिर ये होगा कि जी इनको तो मिल गया और उसको नहीं मिला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका जो एक फूड स्टेपल या एक फूड बास्केट या एक आप राशन बना रहे हैं,
वो एक स्टैंडर्डाइज वे में होना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी नज़र आई इस कोविड में, जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने काम किया, हैंड्स को मैं अप्रिशिएट करूँगा, और इदारों के साथ है जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में रहे, उन्होंने स्टैंडर्ड को फॉलो किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड फॉलो करें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो कोविड की सैनिटेशन आइटम्स दिए गए, उसको भी देखा गया। पीपीईस को ख़ास तौर पे सबसे पहले हॉस्पिटल्स के अंदर या जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज है, उनको प्रोवाइड किया जाए और किया गया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हमें किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के अंदर मद्देनज़र रखनी चाहिए। इसकी वजह से ना केओस क्रिएट होता है और जिसे कहना चाहिए कि सबको जितना मिल सकता है सबको मिल जाता है। थैंक यू। सही। और आई एम सॉरी, मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि डेटा अवेलेबिलिटी का क्या आप लोगों ने किस तरह से उसको मतलब यूज किया, या फिर आप लोगों के पास डेटा अवेलेबल था इन कम्युनिटीज का, उनके प्रोफाइल्स या उनकी नीड्स स्पेशली? जी बिल्कुल, मैं इसके हवाले से आप दोबारा बताता चलूं कि हमने पीडीएमए के साथ एक हमने रख दिया कि जी हमारे पास XYZ जो है राशन पैक्स हैं, इतने नंबर ऑफ राशन पैक्स हैं, और हमने उनसे पूछा कि आपका फोकस एरिया इस वक्त क्या है, क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर था सिंध में, या अगर आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान में, तो पीडीएमए इसको लीड कर रहे थे, डायरेक्ट फेडरल लेवल पे एनडीएमए इसको देख रहा था। तो उनके पास सारा डाटा रिकॉर्ड था और नीड थी, साथ साथ वो डिसमिनेट करवा रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। लेट सपोज हमारा फोकस एरिया बहुत ज़्यादा रहा, आप थपाकर देख लें या बदीन देख लें या ठट्टा देख लें, इन इलाकों में, तो वहाँ का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बहुत ज़्यादा ये अलाइन होते हैं, एंड दे नोज एवरीथिंग अबाउट द डाटा कि किस वक्त किस गाँव में कितनी ज़रूरत है और कहाँ मिला है कहाँ नहीं मिला। तो हमने उस डाटा को यूज़ किया रादर कि हम अपनी उस पर कोई एफर्ट करते, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का ऑन बोर्ड होना हर ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होती है वो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमने उनका डाटा यूज़ किया, सोशल वेलफेयर को हमने एंगेज किया, और हम समझते हैं कि हमने अच्छे तरीके से जो है लोगों को डिलीवर किया है जिनको ज़रूरत थी। ठीक है, थैंक यू सो मच दिल। सबिहा साहिबा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सबिहा साहिबा, क्योंकि आप अदरवाइज भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने अरसे से काम कर रही है और ऑन द ग्राउंड आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं एज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सोसाइटी, तो क्योंकि कोरोना वायरस तो एक बिल्कुल ही एक बहुत ही अचानक से एक चीज़ आई और कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कितनी कैपेसिटी थी सिविल सोसाइटी में टू डील विद दिस इमरजेंसी, क्योंकि ये बहुत ही नागहानी आफत ही कहा जाएगा कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये कितना उसका जो है इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे कम्युनिटीज में और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। लेकिन लोकली क्या आप कहेंगी कि कितनी कैपेसिटी है हमारे सिविल सोसाइटी में? देखिए बात ये है कि सिविल सोसाइटी जो होती है उसके बड़े महदूद वसाइल होते हैं, ठीक है, और जो उसके पास चीजें मौजूद होती हैं, जो प्रोग्राम मौजूद होते हैं, उनको लेते हुए साथ चलती है। हाँ, सिविल सोसाइटी के पास एक चीज होती है कि उसके पास वॉलंटियर्स का एक जमे गफीर होता है, या उसके पास कम्युनिटीज होती हैं जिन तक वो पहुंचती है और उस मैसेज को कन्वे करती है। सिविल सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा काम है कि अवेयरनेस रेजिंग, कि आप अवेयरनेस रेज करें कि ये जो चीज है ये एक वबा है, ये एक नई चीज है और आपको इससे बचना कैसे। देखिए सबसे पहला जो मैसेज है, जो SOPs को फॉलो करना है, हम इन सिविल सोसाइटी ने उस मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया। आप देखें कि हम जो है एक जो बहुत ही नई चीज से वाकिफ हुए वो ऑनलाइन सेशंस थे। उससे पहले हमें ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं आती थी, उससे पहले हमें ऑनलाइन बिजनेस नहीं आते थे, लेकिन अब की मर्तबा हमने जो लोगों के साथ मिलकर काम किया तो हमने लोगों को उनकी इश्यूज के हवाले से बताया कि इश्यूज को किस तरह सेटल डाउन करना है, उन इश्यूज को अगर वो हल करना चाहते हैं। और इस वक्त जो हालात है पूरी दुनिया, इस वक्त पूरी दुनिया इफेक्टेड है, और इन हालात में हमने देखा कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार थी,
नहीं कर पा रही थी, बल्कि जो फील हमें ये हो रहा था वो ये हो रहा था कि अगर गवर्नमेंट भी कुछ कामों में एनजीओ के साथ मिलकर करने के लिए जा रही थी, तो जो 2 किस्म की या 3 किस्म की पार्टीज थी, उनके इश्यूज इतने ज्यादा थे कि वो जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर इतने मिसकंसेप्शंस के मैसेजेस चल रहे थे रबिया, जिसकी वजह से अगर मैं किसी से कहती थी कि ये मास्क ले ले और पहन ले और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वो कहते थे नहीं जी, इसके अंदर कुछ मिला दिया गया है, हम इसको नहीं लेंगे। सैनिटाइजर जो है ये हमारे बच्चों की सेहत को तबाह करने के लिए इसमें दवाई मिलाई गई है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ वो चीजें हैं कि अगर आपको बाहर से एड मिल रही है और तब भी आप उसको लेने के लिए, बहुत बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए, पूरी सिविल सोसाइटी के लिए। हाँ, इसमें एक चीज अच्छी हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया, मुख्तलिफ बैंकों ने, मुख्तलिफ जो है एंग्रो ने, मुख्तलिफ कंपनीज ने, उन्होंने भी अपने अपने तौर पर, और सिंध में और पंजाब में भी मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन ने काफी हद तक जो बड़ी बड़ी, जैसा हैंड्स का आपने नाम लिया, तरदीप का मैं नाम लेती हूँ, इन लोगों ने इनके पूरे पूरे वॉलंटियर्स ऐसे पेंडेमिक में, ऐसे खतरनाक वक्त में लगे रहे। फिर मैं सलूट पेश करती हूँ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट कि हमारी नर्सिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे लोग जो हैं, जिसने जहां पर भी देखा उसने वहां पर, वो कहते हैं ना, दामे दर में सुखने कदमे, हर किसी ने अपना पार्ट प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश की कि जिससे जो जहां बन पड़ा उसने वहां पर काम किया। और मैं समझती हूँ कि चाहे कितने भी महदूद वसाइल हों, रबिया मुझे एक चीज बहुत अच्छी नजर आई कि हम सब एक पेज पर थे और हम सब ने मिलकर काम किया। तो जब मिलकर यूनिटी से काम किया जाता है तो उसका जी पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है और वो बड़ा काउंट होता है। तो ये एक हमारी कौम की एक बहुत अच्छी एक कैपेसिटी है कि चाहे हमारे पास पैसे ना हो, पर हम दिलो दिमाग के साथ जो है वो अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए खड़े रहते हैं। और मेरा ख्याल में सिविल सोसाइटी की कैपेसिटी यही पर मुझे सबसे ज्यादा बड़ी नजर आई कि वो बेधड़क निकल आते हैं काम करने के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। एक दो सवाल हम कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फ्लोर ओपन होगा क्वेश्चंस के लिए। उठानो साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि ये इतने, इस पूरे अरसे में, जितने अरसे में कोरोना वायरस का जितना भी रिलीफ का काम हुआ, उसमें गवर्नमेंट के खुद के जो जितने भी लॉज थे या फिर जो उन्होंने पॉलिसीज जारी की या ऑर्डिनेंसेस जारी किए, उसकी कितनी आपने इम्प्लीमेंटेशन देखी एज अ सिविल सोसाइटी वर्कर ऑल्सो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप जो चलाते हैं उसके हेड होने के हवाले से भी? हाँ जी राबिया, जो गवर्नमेंट ने शुरू में पॉलिसी एक लॉकडाउन की इशू की थी, उस पे तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एक इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई और उस पर बहुत ज़्यादा अमल भी किया गया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का फैसला है वो तो टाइमली था, अच्छा था, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की खुद अपनी प्रिपरेशन जो है वो नहीं थी। मिसाल के तौर पे आपने लॉकडाउन कर दिया, बिजनेसेस सारे बंद हो गए, लेकिन लोगों को जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, जो कि सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो बहुत डिले हुई और बहुत लेट हुई। और जब मिली तो वो आपने देखा कि वो पहले ही मैंने बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज थी। इसी तरह से फिर आपके जो हेल्थ सिस्टम था वो भी उस तरह से तैयार नहीं था कि आपकी जो एक बहुत बड़ी एक वबा है और बहुत बड़ी जो पेंडेमिक है, उसको रिस्पांस करने के लिए वो भी तैयारी जो है वो उस तरह की नहीं थी जो कि हम कहें कि वो आपके जो पॉलिसीज है उस पे अमल किया जा सके। एक तो ये था। फिर कुछ पॉलिसीज जो थी जिसमें आपने ये कहा है कि कौन सी पॉलिसीज अच्छी थी, जिस तरह लॉकडाउन की पॉलिसी जो थी वो ठीक थी लोगों को, लेकिन उसके लिए फिर पूरी प्रिपरेशन और रिस्पांस मैकेनिज्म होना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा था। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो जिस तरह सेफ्टी नेट्स के जो उसको एक्टिव किया गया, वो एक अच्छी पॉलिसी है, उसके थ्रू लोगों को सपोर्ट काफ़ी मिली भी सही, लेकिन वो बहुत लेट हुई और वो उसमें जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और
उसको फिर उसमें जो आपकी जो लॉकडाउन की पॉलिसी है फिर वो उसको डिफर करता था, मतलब उसकी अगेंस्ट था कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोग जो है वो उनकी मोबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट रहे, लेकिन फिर आपने इस तरह के एहसास प्रोग्राम और इस तरह वो है गैदरिंग जो है वो लोगों को छोड़ दिया कि आप जमे गफीर जमा हो जाए और उसमें बहुत ज्यादा जो बीमारी के फैलने का वो खदशा जो है वो बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें तो गवर्नमेंट की तरफ से वो फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी अच्छी रही, लॉकडाउन वाली, फिर एहसास प्रोग्राम को एक्टिव करना और उसके थ्रू जो है रिस्पांस देना, डायरेक्ट बेनिफिशरीज तक पहुंचाना, ये अच्छी बात थी। लेकिन जो प्रिपरेशन थी गवर्नमेंट की कि रिस्पांस को किस तरह से जो है स्पीडी करना है, उन लोगों तक पहुंचना है, उस पे कोई भी काम जो है वो गवर्नमेंट का नहीं था। सही सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उठाना साहब। मेरा आखिरी सवाल है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब से पूछना चाहूंगी। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी राइट, तो सर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन जितनी भी रही है इस पूरे अरसे में, और क्योंकि आप हैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि हम जब इस तरह का कोई इमरजेंसी आती है जैसे कोविड आया, तो इस तरह की इमरजेंसी को डील करने के लिए और कम्युनिटीज़ को कम से कम उसका इम्पैक्ट हो, उसको इंश्योर करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि इन सब मामलात को बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकें? जी, मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही लर्निंग्स हमारी की लर्निंग्स रही इस सारे पैंडेमिक में। एक तो ये है कि हमारे यहाँ हर चीज़ में पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो आड़े आ जाती है, हम सबको पता है, और ये हर दौर में रहा है कि जब भी आप देख लें प्रीवियस डिकेड्स में, तो सबसे पहले जिसका जो मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। फर्स्ट कर लें, हम सबको पता है कि जी हेल्थ जो था आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट वाज अ प्रोविंशियल चैप्टर, तो आइडियली प्रोविंसेस को इसमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, उनको आज़ादाना तौर पे काम करने दिया जाता है, और जो काम फेडरल का था वो फेडरल ने नहीं किया। फर्स्ट कर लें, बॉर्डर मैनेजमेंट वाज द रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो नहीं कर पाए और वो करने चले जो प्रोविंसेस का पार्ट था। तो एक लर्निंग ये है कि आप एटलीस्ट इस किस्म के पैंडेमिक में आप मैंडेट का आप का रेस्पेक्ट करें। आप पहली बात ये जो एक बिगर रोल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है। और उसके बाद मेरे ख्याल में एक जो इम्पोर्टेंट हमें अभी एरिया निकल के आया है कि पैंडेमिक की सिचुएशन में कि हमारे पास कोई इस तरह जामिया चले, नेचुरल डिजास्टर्स को तो हमने आसा अथॉरिटीज बन गई हैं, हमने उसके प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं, और हमारा रिस्पांस भी जैसे एक दोस्त ने बताया अभी उदानो साहब ने कि हमारा रिस्पांस क्योंकि वही था कि जो हम फ्लड में करते हैं तो हम पैंडेमिक में वो करने चले गए जी, 12,000 रुपए कैश दे दिए कि जाओ और निकालो जाके वहां से जाके परचेजिंग करो। एक तरफ आप कहते हैं कि जी फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, तो प्रॉपरली पैंडेमिक रिस्पांस प्लान एट द नेशनल लेवल, प्रॉपर रोबस्ट प्रोविंशियल पैंडेमिक रिस्पांस प्लान, और ये वहां तक ना हो, ये प्योरली मैं तो कहता हूँ कि यूसी लेवल का, यूनियन काउंसिल लेवल तक के आपके पैंडेमिक रिस्पांस प्लान होने चाहिए कि इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, क्योंकि ये पैंडेमिक किसी शक्ल में आ सकते हैं, आपने इसके साथ रहना है, तो पैंडेमिक रिस्पांस प्लान बनने चाहिए फ्रॉम मासेस टू दी अपर लेवल, नेशनल लेवल पे, और उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं वो हैं। और हमें सबको पता चल गया कि जी आप भले खर्च कर रहे हैं अपने दिफा पे, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी अगर आपकी सेहत का निज़ाम आपका वीक है तो शायद आपके सारे हथियार आपको नहीं बचा सकते अब, क्योंकि आप सारे जो ये सारी ये प्रूवन फैक्ट है, जो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं 1000 लोग ये कह चुके हैं पहले ही कि जी आप हेल्थ सिस्टम को ठीक करें। अब दिस इज द राइट टाइम कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें, और हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट्स लॉजिकल हो कि आपके पैंडेमिक रिस्पांस प्लान हो, उसी के अंदर आप बता दें कि आपकी कैपेसिटीज क्या है, आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, जो कैपेसिटीज हैं उससे फायदा उठाएं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको आप रिसोर्स एलोकेशन करके आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस कर लें ताकि आपकी कैपेसिटीज फर्दर एनहांस हो, और यही हो सकता है, और ये टाइमली करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई और पैंडेमिक आया तो फिर शायद जो हम अभी तक खुश हैं कि जी मुआवजा हुआ है, वो मुआवजा हुआ है, ये हमारा इतना एक्सपोजर है टू द कंटामिनेशन के हम अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कोई अगला कोई पैंडेमिक आए जिसमें हमारी इम्यूनिटी इतनी कोई स्ट्रांग ना हो। तो मेरी सजेशन ये होगी कि एटलीस्ट यानी मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए, और फिर इस तरह के फॉर्मल प्लान्स बने, इसके लिए रिसोर्स एलोकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसमें यकीनन उसमें कमिटी आपकी फ्रंट लाइन आपकी रिस्पॉन्डेंट होती है, तो उसमें अभी जो प्रोग्राम्स जो लॉन्च हुए उसमें भी आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ पैसे रिलीज करना चाह रही थी, उनको 2 महीने तक नादरा से रिकॉर्ड नहीं मिला,
आप अंदाजा कर लें कि ये सारी जो पॉलिटिक्स चलती है बीच में, जिसको अल्टीमेटली फिर जो निचला तबका है वो उसकी कॉस्ट पे करता है सारी पॉलिटिक्स की, इसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो है अपना फ्लोर ओपन करेंगे क्वेश्चंस के लिए। अगर किसी का कोई सवाल है, अगर वो हाथ रेस कर लें तो हम उनका माइक जो है ऑन कर देंगे, या फिर आप अपना सवाल लिख दें चैट में, तो वहां से हम एड्रेस कर लेंगे। किसी का कोई सवाल है? हेलो, हेलो जी राबिया, I can hear you. I think there are other जी। people also who can hear you. You said mute पर है शायद इसलिए। अच्छा जी, इरमान सुमरो सवाल पूछना चाहते हैं जी। इनका अगर माइक ऑन हो जाए तो। इमरान सुमरो, सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह सारे दोस्तों ने अच्छा अपना वो काम का सारा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा सवाल तो नहीं था, बस मेरी एक तजवीज़ थी ये कि जो भी कोविड-19 के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें बड़ा चैलेंज था डुप्लीकेशन का। मेरे ख्याल में वो दोस्तों ने पता नहीं वो कुछ नहीं बताया, काफ़ी दोस्तों ने, वो मैनेज कैसे हुआ? बस ये थोड़ा जी सवाल था। नहीं, ये बिल्कुल एड्रेस किया है। अगर हमारे पैनलिस्ट में से कोई अगर इसको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन, अगर थोड़ा सा बहुत ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं सेकंड करूंगा प्लीज। इमरान को। मैं सेकंड करूंगा इमरान को कि एक तो हमारे यहाँ डेटा बहुत मुकद्दस होता है। ये पता नहीं क्या है कि एक अलमिया है कि बहुत जबरदस्त किस्म का डेटा हमारे पास बिस्प में निकल के आया है। मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद ये कि नेशनल गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया, जो डेटाबेस बहुत जबरदस्त बन चुका है। उसको अगर वो आम करते हैं कि जी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होता है कि जो रिस्पांस कर रहा है वो उस डेटाबेस में एंटर कर देगी जी मैंने बेनिफिशियरी कवर कर लिए, ताकि डुप्लीकेशन आपकी अवॉइड होती है। अभी मैं भी दावा से कह सकता हूँ कि हमने इतना स्केल का काम किया है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कोई डुप्लीकेशन नहीं हुई होगी या हमने कोई अवॉइड किया हुआ है। इट्स रियली अभी तक बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है। जी जी ठीक। मैं और ये किसी कहना का चाह कोई रही जी हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डुप्लीकेशन हुई है, यकीनी तौर पर हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर डुप्लीकेशन अगर हुई भी है तो वहां पर वही जो बात किसी एक और ने, हमारे अवेयर वाले ने बताई कि मसला ये था कि अगर किसी एक बंदे 7 लोग हैं और उनको 5 किलो अगर आपने आटा दे दिया, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में उसके घर में 5 दिन भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर उसके घर में वो राशन खत्म हो गया है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो वो लोग फिर वो हैंड टू माउथ अगर बैठे हुए हैं और अगर उनको कोई और भी आकर देता है तो ये डुप्लीकेशन नहीं कहलाएगी, ये नीट कहलाएगी। हाँ, डुप्लीकेशन उस जगह है कि जब आप बहुत स्टैंडर्डाइज दे दें और दूसरे भी उतने ही स्टैंडर्ड के साथ ला कर दें और वो बेचना शुरू कर दें। कुछ जगहों पर ऐसा जरूर हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पॉलिसी को, आप मैकेनिज्म को बदलने की जरूरत है कि सिस्टम को ये सेट किया जाए कि गवर्नमेंट के पास जिन जिन एरियाज की लिस्ट मौजूद है वहां पर यह भी पता है नादरा को कि कौन से लोग जो लेबर क्लास है, कौन से लोग हैं जो बिल्कुल जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल पुअर जा रही है। जब आप बताते हैं कि पॉवर्टी बिलो 40 पर जा रही है, तो उसके बाद जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस एरिया में कितने ऐसे घर हैं जिनको राशन की जरूरत है। आप सिविल सोसाइटी को मिलाएं, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी जब तक मिलकर साथ काम नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं बन सकता। वहीं पर आपकी मुख्तलिफ पार्टीज भी जाकर दे रही हैं, वहीं पर सिविल सोसाइटी भी दे रही है, और लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी ये सब कुछ कर रहे थे कि एक पार्टी दे रही है तो दूसरी पार्टी ने कहा चलो हम भी वही हिस्सा बटाते हैं ताकि हमारा वोट बैंक महफूज रहे। तो ये जब तक इस सिस्टम को हम सेट नहीं करेंगे सारा कुछ होता रहेगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया बिल्कुल सबिया शाह ठीक। और मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। इसमें मैं थोड़ा इमरान सा, सवाल पूछने। जी जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट का जो इशू है ये गवर्नमेंट की साइड पे है। मतलब ये चूंकि गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है कि इस तरह की वो जिस तरह लास्ट फ्लड्स में या जो भी हमारे पास जो डिजास्टर्स आए हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया था। वो इस दौरान हमें नजर नहीं आया इस तरह का कि एफर्ट्स को जो है वो
कोऑर्डिनेट किया जाए कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है। ये हमारे ह्यूमैनिटेरियन जो सेक्टर है उसकी लेवल पे तो था, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये सेक्टर जो एक्टिव होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्टिव होता है, वो इस मर्तबा हमें कोविड में नजर नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ा सा ये भी कर देती कि इस तरह के वो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना देती, एक्टिव कर देती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं समझता हूँ कि ये डुप्लीकेशन वाला जो इशू है वो ज्यादातर हल हो सकता था। थैंक यू दानिश साहब। और किसी का कोई सवाल है? प्लीज आप हाथ अपना रेज कर दीजिए या फिर पूछ लीजिए। जी जमीर, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अच्छा मैं जी ये पूछना चाह रहा था कि ये जो जी हेलो, जी 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 बोलें। जी जी आप पूछिए सवाल। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉलेज फोरम जो भी इसका नाम है, ये लिमिटेड है कुछ सिटीज तक या ओवरऑल पाकिस्तान में है? और फिर अगर हम इसके साथ जुड़ना चाहें, जिस तरह मैं मंसेरा से हूँ, तो उसके लिए इन फ्यूचर मतलब वर्क के लिए किस तरह जुड़ सकते हैं? अभी तो इस पे थोड़ा आजिया आपको जी जी, आई ब्रीफ जस्ट कर वांटेड टू देंगे। ऐड, जी दानिश आजिया। साहब अगर आप चैट पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ड्रॉप कर दें तो हम आपको फर्दर शेयर कर देंगे। वी एम टू एक्सपैंड अक्रॉस पाकिस्तान, बट एट द मोमेंट अभी कराची में ही ऑपरेट कर रहे हैं। बट आप कनेक्ट कीजिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें शेयर कीजिए चैट पर, और हम आपको फर्दर कनेक्ट करके ब्रीफ करते हैं। थैंक यू। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा है, या फिर मेरे पास अगर एक सवाल है तो मैं वो पूछ लूं? किसी का कोई सवाल है? राबिया, अगर किसी का नहीं क्वेश्चन है तो आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 किसी आजिया और का प्लीज गो। सवाल है? जमीर, आई थिंक जमीर कुछ पूछना चाह रहे जी हैं। जी, पहले उनको दे दें, फिर बाद में लास्ट में मैं पूछूंगी। थैंक यू। ठीक है जी जमीर, आप हेलो, आपको आवाज आ रही है? आप अपना सवाल लिख दें चैट में तो मैं वहां से पढ़ लूंगी, कोई मसला नहीं है। हेलो हेलो, अच्छा मुझे जीनिया जीनिया वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। जीनिया, आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? किससे पूछना चाह रही हैं? प्लीज गो अहेड। शुक्रिया राबिया, और मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत मुफीद मालूमात शेयर की और अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए, उससे बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट सामने आई हैं। मेरा ये सवाल इस हवाले से है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है ये कि जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो कम्युनिटी में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि रोल वो रोल लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता भी है। उस हवाले से मैं ये समझना चाहूँगी कि जैसे हमारे पैनलिस्ट ने जिक्र किया कि वॉलंटियर्स सामने आए, यूथ सामने आए। मैं समझना चाहूँगी कि चूँकि ये एक इस तरह की ये पैंडमिक इस तरह का है, ये हमारे माशरे में जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि हम पे जैसे अटैक हो रहा है, या लोग, ये भी टेंडेंसी होती है लोगों में कि वो बिलीव नहीं करते कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो उस हवाले से रिलीजियस लीडर्स का कोई रोल देखने को मिला हमारे उन साथियों ने जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया? मैं स्पेशली ये सवाल मुस्तफ़ा साहब से पूछना चाहूँगी जो हैंड्स के साथ हैं, क्योंकि आपने हेल्थ केयर का भी जिक्र किया। तो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, इमाम, मौलवी साहब, लोग उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं और गौर से सुनते हैं। तो क्या इस हवाले से उनका कोई रोल देखा गया इस पूरे एपिसोड में? शुक्रिया। जी थैंक यू जीना। मेरे ख्याल में जनरली हम सब ने न्यूज़ देखते रहे, आपको पता होगा, बल्कि एक रिपोर्ट भी लॉन्च हुई थी बीच में, हमारे लाहौर के दोस्तों ने रिलीज़ की थी, जब सदर पाकिस्तान ने भी अपील की कि जी रमज़ान का महीना है और SOPs को कंप्लायंस करें, आप इंश्योर करें उसका कंप्लायंस।
और जो रिस्पांस लेवल था वो कोई इतना हम कह सकते हैं कि इतना कोई खुशाइंद नहीं था, क्योंकि जब हालांकि बावजूद इसके कि मिसालें दी गई कि जब मस्जिद नबवी बंद हो सकती है ऐसा, या वहाँ पे अगर SOPs फॉलो हो सकती हैं, जब खाना कैबा में हो सकती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे बाद में जब हमने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, हमने उसमें एंगेजमेंट रखी उनकी, और फॉर्मल एंगेजमेंट रखी कि एटलीस्ट वो प्रेयर्स में जो है वो मैसेजेस कन्वे करें फिजिकल डिस्टेंसिंग की, और फिर कोशिश की गई कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मस्जिदों में इंश्योर हुई। लेकिन मेरे ख्याल में कि एज ए नेशन जो हमें बिहेव करना चाहिए था, जैसे सबने इस तरह बिहेव किया, पर्टिकुलर जो इस केस में फिजिकल डिस्टेंसिंग के मामले में या मास्क में, तो इस कॉर्नर से कोई इतना खुशाइंद रिस्पांस नहीं है जिस तरह दुनिया में बाकी रिलीजियस लीडर्स ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल, यानी मैं किसी खास तबके की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुख्तलिफ स्पेशल इवेंट्स थे उन दिनों में जो ऑब्जर्व होने जो किए गए, और उसमें भी हम सब ने देखा कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल इतना वीक था कि वो सारी जो SOPs थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। तो इसको मेरी फीलिंग्स तो मिक्स हैं अब, क्योंकि बहुत ही कभी-कभी डायरेक्ट कमेंट करना बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन मैं कम से कम ये इससे मैं मुतमिन नहीं हूँ कि जो हमारा ये वाला जो रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे हैं, या जो भी जो हमारे क्लर्क्स हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती इसमें, वो ऑब्जर्व नहीं की गई पाकिस्तान में। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू गुलाम मुस्तफा साहब। किसी और का कोई सवाल है? आई थिंक मोहम्मद उमर जी, आप जी मैडम, पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी मोहम्मद उमर फ्रॉम द अवेयर फाउंडेशन। ये जो नॉलेज फोरम का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी डिस्कस की पैनलिस्ट साहबान ने। मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि ये जो मिथ्स थी या जो जार्गन्स थे या स्टिग्मा जो क्रिएट हुआ इस कोविड की वजह से, वो मेंटल डिस्टर्बेंस ज्यादा हुई मासेस की, कम्युनिटीज की। तो सिविल सोसाइटी या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने चलो रिलीफ पे काम किया या कुछ, तो इस चीज पे भी काम होने की जरूरत है ज्यादा। और जो रियासत है या उनकी जिम्मेदारी होती है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन को जो है ना फॉलो किया जाए, और जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो इसमें इस तरह भी सुनेंगे तो दो लोग जो है खुदकुशी की लोगों ने, और बहुत परेशान हुए, फैमिलीज जो है स्टक हो गई। तो ये चीज बड़ी एक हार्म थी ड्यूरिंग कोविड, खास तौर पे जो इनिशियल डेज थे। तो ये जो झूठी खबरें हैं या उसके बारे में अपने अपने मफरूजे आ जाते हैं मार्केट में, तो इनसे हवाले से बहुत परेशानी हुई। ये आप किससे आपका सवाल क्या होगा उमर साहब, किससे पूछना चाहेंगे आप? जी, कोई पैनलिस्ट इस पे ऐड करे कि ये जो गलत खबरें थी इसमें अपना कोविड के हवाले से, कि भाई ये जो है ना लाशें भेजेंगे और कोई अफ्रीका के मुल्क में, तो इसलिए ये कर रहे हैं, ये गलत जो कोविड के हवाले से। जी मैं बिल्कुल समझ गई। अगर कोई सवाल अगर इससे मुतालिक या फिर कमेंट, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक सबीहा साहिबा इसको एड्रेस करना चाह रही हैं। जी मैं चाह रही थी कि मैं ये बता दूं कि हमने इस पर कुछ ऑनलाइन सेशंस किए, जिसमें हमने जो है इस बात पर खास तौर पे किया कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे वो कम्युनिटी में से बहुत ज्यादा आ रहे थे, और चूंकि ये जो फेक न्यूज थी, हमने इसके ऊपर भी जर्नलिस्ट को बुलाकर और उनसे ये फेक न्यूज से खास तौर से हमने यूथ को सेंसिटाइज किया कि जो फेक न्यूज है उस पर ध्यान न दिया जाए, और कम्युनिटी में किस तरह से हम एक इस तरह की स्टिग्मा वो कर सकते हैं कि फेक न्यूज को लोग जो है ज्यादा तवज्जो ना दें। फिर हमने विमेन वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ इस दौरान में, और चूंकि इशू ये होता था कि चूंकि मर्द लेबर क्लास जो थी वो बैठ गई थी, और जब वो कमा के नहीं लाते थे और खवातीन उनसे बच्चों के हवाले से बात करती थी तो वो तशद्दुद करते थे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी जगहों पर खवातीन पर बहुत तशद्दुद भी हुआ, उनको मारा पीटा गया। फिर ये कि बहुत सारी औरतें मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसके लिए हमने बाकायदा सेशंस करवाए। और लेकिन बात ये है इनकी, सही है उमर साहब की, कि ये देखें जो मेंटल हेल्थ का इशू निकला है हमारे पास इस कोविड में, कुछ चीजें बहुत प्रायोरिटीज पर आ गई, जिसमें सबसे मेन प्रायोरिटी अब हमारे पास हेल्थ ने ले ली है, और हेल्थ में भी जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है फिजिकल के बाद वो मेंटल का है।
ठीक है, कि लोग मेंटली बहुत सारे ट्रॉमा में चले गए हैं, बहुत सारी चीजों पर वो अपने जहनों को जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है उनको, कि वो इस चीज को, कोविड को किस तरह से एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर गवर्नमेंट को भी, मीडिया को भी काम करने की जरूरत है। ये एक तो हमारे सोशल मीडिया ने, और फिर हमारे दूसरे मीडिया ने भी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत खराब किया है, कि उनकी बहुत सारी ऐसी न्यूज आती रही है डे बाय डे, कि जिसने भी बहुत सारा माहौल जो है उसको जो है लोगों के लिए इंतशार भी बहुत पैदा किया है। तो इसमें भी मासिस को बैठकर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सबिहा। कोई और अगर इस पे कमेंट करना चाहे, या फिर हम दूसरा सवाल अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मीडिया ने बड़ा जी। जो मैंने अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, बड़ा, यानी जो टाइम टू टाइम आप देखें बहुत टाइम स्लॉट्स उन्होंने एलोकेट किए, जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन थी वो डिसमिनेट करने में। और पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि इतना मास, इतना लार्ज स्केल पे जो रिस्क कम्युनिकेशन का जो पूरा प्लान था वो इम्प्लीमेंट हुआ है नेशनल लेवल पे, कि हर जो मोबाइल कंपनी थी, सेलुलर कंपनी, उन्होंने मैसेज रखा हुआ था जो अप्रोप्रिएट मैसेज था। और सिंध में तो आपको पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई 3 महीने पूरा साइको सोशल केयर का पूरा एक यूनिट एस्टेब्लिश किया था, जिसमें आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते थे, और उसकी भी पब्लिसिटी की गई। तो अरेंजमेंट तो थे किसी हद तक, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो जराए थे वो काम कर रहे थे किसी हद तक। यस, शुरुआत जो इनिशियल फेज था उसमें ये मसाइल रहे थे कुछ दिनों तक, लेकिन बाद में मेरे ख्याल में काफी हद तक वो मामला जो है वो हल हुआ, कि लोगों को एक्सेस थी सही इन्फॉर्मेशन। जी, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब। हमारे पास एक क्वेश्चन है रोहान ताहिर साहब की तरफ से। ये लिखते हैं कि आमतौर पर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी मुल्क में मौजूद रैशनल और इरैशनल अवाम को मद्देनजर रखते हुए बनाती है, तो हमारे मुल्क की कोरोना पॉलिसीज जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई, क्या इनसे मुत्तफिक हैं? आप में से कोई इस सवाल को एड्रेस करना चाहता है? हेलो। जनरली तो देखें, मैंने पहले भी एक बात की कि जो रिस्पांस लेवल था वो तो था हमारा बहुत ही पुअर था। फर्स्ट केस आपका तकरीबन कोई 25th को रिपोर्ट होता है, और हमारी पहली जो नेशनल लेवल में बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल कॉन्टेस्ट नहीं, प्रोविंशियल तो हमने डिस्कस किया कि सेकंड डे थर्ड डे प्रोविंशियल टास्क फोर्स बना था, लेकिन यानी 2 मार्च तक कोई 5 केसेस थे, 17 मार्च तक आपके कोई 134 केसेस थे। फिर जाके नेशनल एक्शन प्लान के लिए मीटिंग कॉल होती है फेडरल गवर्नमेंट में, और जो एनसीसी फॉर्म हुई है वो भी तकरीबन 18 मार्च को हुई है, और फॉर्मल जो एनसीओसी जो एस्टेब्लिश हुई है वो तकरीबन 28 मार्च को, यानी 1 महीने का पूरा गैप जब पैंडेमिक चल रहा है। और उस सूरत हाल में जो कोई इफिशिएंट मैकेनिज्म था नहीं, इसलिए शायद एक वजह ये कि कोई पॉलिसी जहाँ में उस टाइम बन नहीं पाई। लेकिन बाद में जब ये एनसीओसी बन गई, उस पे किसी हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि अगेन वो मैंने बताया कि क्योंकि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे बहुत हावी रहे सारे प्रोसेस में, इसीलिए कोई जामे पॉलिसी की हम कहेंगे जी कोई एक वन वॉइस जो में नजर आती, वो आखिर तक अभी भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे मामलात पे अंदर कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, बाहर कुछ, फिर बाद में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देख लें कि एटलीस्ट कुछ चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग है कि जी जैसे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, रेफरल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, सप्लाईज को इंश्योर किया गया है, जो शॉर्टेज थी सप्लाईज की उसको ओवरकम किया गया है, तो किसी हद तक तो बेहतर है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में हम बचे हुए हैं, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं कहते कि ये सब तुम्हारा कर्म है या के बाद अब तक बनी हुई है। अदरवाइज कोई वाकई वो अगर आप यूएस और इस तरह का क्राइसिस आ जाए यूके जैसा, तो फिर हमें हमारे हालात, हमारे सिस्टम के हालात हमें पता चलेगा कि पॉलिसीज कितनी स्ट्रांग है और कितनी वाकई इफेक्टिव है। अदरवाइज फिलहाल तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी और का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? I have a question. I'm sorry, I'm unable to connect. मेरा कैमरा ओपन नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है कि हमने बात की कि अल्लाह ना करे यूके या यूएस की तरह कोई कोई और बुरी सिचुएशन आ जाए। हम लोग, मैं तमाम पैनलिस्ट को एक तो पहले थैंक यू, आप लोगों ने इतने मुफीद हमें पॉइंट्स बताए, बहुत वैल्यू एडिशन हुई हमारी नॉलेज में। और सबसे यही सवाल है कि सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव क्या है, अल्लाह ना करे आगे कुछ और बड़ा डिजास्टर आ जाए तो अभी क्या करें कि सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए। क्या हम लोग राशन डिपेंडेंट नेशन ही बनेंगे कि हर वक्त राशन पे ही परेशानियां चल रही हैं? सो आप लोग क्या कहते हैं कि क्या इस तरह के काम होने चाहिए, क्योंकि अब दुनिया चेंज हो गई है, सब ऑनलाइन हो रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी क्या है नए दौर में रहने के लिए, पोस्ट कोविड या पोस्ट लॉकडाउन?
और दूसरा ये कि रिलीफ एफर्ट्स की सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, आजिया, किसी को स्पेसिफिकली आप ये पूछ रही हैं या फिर एनीबॉडी कैन मैं आंसर? सब पैनलिस्ट से कह रही हूँ कि जो भी इस बारे में कहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा राबिया, I can answer only one in one point. जी बाकी जी सारी बोलिए। we don't have enough time. I think जी जी। हेलो, ये किसी का जी जी सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जो हमने देखा सबसे ज्यादा इफेक्ट जी हुए जी। थे, लेबर हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, और उसमें भी ज्यादा जो इनफॉर्मल लेबर था दैट वाज मोस्ट इफेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर के जो हमारे लेबर लॉज बने हुए हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, दे आर वेरी अपडेटेड, मगर आई थिंक देयर इज अ डायर नीड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट मंथ I was in meeting and I came to know कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इनफॉर्मल लेबर को जो है वो सबको रजिस्टर कर रही है। आई थिंक फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी रियली ग्रेट कि अगर हमारी जो इनफॉर्मल लेबर है वो एक तो रजिस्टर हो जाए, और दूसरी उनकी जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉइज राइट्स होते हैं, अगर वो सारे हो जाएं तो आई थिंक इट कैन बी रियली वेरी हेल्पफुल इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। क्योंकि जब एक फॉर्मल सेटअप में एम्प्लॉयमेंट में आप होते हो तो देन डेफिनेटली यू गेट समथिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, so I think that can be really helpful। तो ये जस्ट मेरी एक ही सजेशन है एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू अजिंदा। एनी दूसरा कोई जो और? पार्ट है उसका, जो अभी भी मैंने पहले कहा कि अभी मैं रिसेंटली बता दूं कि हमने कोई 36 फैसिलिटीज को असेस किया। 36 फैसिलिटीज के अगेंस्ट 41% फैसिलिटीज में अभी भी आपका ये अरेंजमेंट जो है वो नहीं है, यानी इमरजेंसी केयर अगर आप कहें कि जी इमीडिएटली कोई सपोर्ट करनी है, वो जस्ट रेफरल फैसिलिटी का रोल प्ले कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स की जहाँ पे भी वेंटिलेटर्स नहीं है आपके। तो आप अंदाजा कर लें कि अभी भी हेल्थ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कहें कि जी वो अभी भी इस काबिल है कि खुदा ना खास्ता को किस तरह का आउटब्रेक होता है तो हम उसके काबिल हैं। हाँ, उसके लिए यही हो सकता है जो पहले हमने कहा, इमीडिएटली ये हो सकता है कि इसको एक तो ये कि मैंडेट को तस्लीम कर लें, रिसोर्स एलोकेशन कर लें इमीडिएटली, और जितना आपका स्ट्रांग सोशल सेफ्टी नेटवर्क मौजूद है आपका, बहुत जबरदस्त किस्म का बिस्प का बन चुका था, उन्होंने रीनेम किया है एहसास के नाम पे, जहाँ पे एक अच्छा खासा डेटाबेस मौजूद है। असल बात है कि जो हम कह रहे हैं कि जी इंटर प्रोविंशियल जो इंटर गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर हो सके कि यानी फेडरेशन और प्रोविंसेस अलग अलग ना बिहेव कर रही हों, दोनों एक पेज पे हों, तो रिसोर्सेज का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल हैं और उसको उसके मैनेजमेंट के मसाइल हैं और कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं और नियतों के मसाइल हैं। वो ठीक हो जाए तो आप इतनी, मेरे ख्याल में एक तो ये कि एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है यहाँ पे, तो फूड क्राइसिस नहीं आना चाहिए इन केस ऑफ एनी फर्दर डिजास्टर। असल बात ये है कि ये 3-4 मामला हैं अगर ठीक हो जाए तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई और इस सवाल के ऊपर एड्रेस करना चाहेगा? जी उड़ानो साहब। मेरा ये कभी देखिए मौजूद है, हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ा मसला ये है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। मिसाल के तौर पे आपका डीडीए में जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन वो कभी काम नहीं करता। आप देखें उसकी कभी हम टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो अनाउंस तो कर देते हैं, नोटिफाई तो कर देते हैं, लेकिन सस्टेनेबल बुनियाद पे उसकी जो चलना होता है वो नहीं होता। हम तब उठ खड़े होते हैं जब कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई मसला पैदा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि जी रिस्पांस प्लान कहाँ है और डीडीए में कहाँ है, वो काम नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो जिन चीज़ों को हम टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं उनको परमानेंट बेसिस पे हमारी जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, जो हमारे मैकेनिज्म बने हुए हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और उनको चलाने की ज़रूरत है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि फिर हम एक जो है इस तरह की जितने भी डिजास्टर होंगे वो उसको हम फेस कर सकेंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नगमा है अभी हमारे साथ सेशन में? जी नगमा, एक क्वेश्चन मेरा है कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको क्या लगता है कि हुकूमत की खुद की कितनी अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिटीज को लेकर और उनकी नीड्स को लेकर, और फिर इसके बाद इस सवाल के बाद हम फिर अपने सेशन को क्लोज करेंगे। जी नगमा। ऑनेस्टली अगर इनके पास कम्युनिटी की अवेयरनेस होती है, कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिटी
कुछ करने चाहते तो हो चुका होता। इनके जो अपने वोटर्स हैं, इन्होंने तो उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया है। अगर आप जब कम्युनिटीज में जाएं तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितनी भी पॉलिटिकल बिग पार्टीज हैं, एक तो जो जान ने पहले बड़े मजे से जो बात करी कि आगे ने इन्होंने सैलाब जदगान जो अर्थक्वेक आता है उसी तरह विक्टिम को पेंडेमिक में भी ट्रीट किया। हेलो जी 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 बोलिए नगमा। जी जी बिल्कुल आ रही है। उसी तरह से ट्रीट किया जिस तरह से अर्थक्वेक के या सैलाब वगैरह आ रहा होता है। लेकिन मसला ये था कि अगर आप पूछें, अभी भी बहुत सारे वोटर्स कहते हैं जो खास जैसे वोटर्स या जो इलाके के जो MNA MPA जिनको जानते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि इन्हें ये पता था कि ये हमसे जरूर वोट के टाइम पे सवाल करेंगे, तो उन्होंने आटे में नमक के बराबर उनको फैसिलिटेट किया है। लेकिन ऐसा कोई बिग मतलब उनको फैसिलिटेट या कोई बहुत बेहतर तरीके से कोई सहूलियात नहीं दी थी। सही, तो वो तो आने वाला वक्त नगमा। बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। और अब हम अपने वेबिनार को क्लोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी तमाम पैनलिस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, सबिहा साहिबा, नगमा, काजिम साहब, अदील साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जान उठानो साहब, थैंक यू सो मच आप लोग सबका पार्टिसिपेट करने का, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ शेयर करने का, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करने का, और जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं, it's amazing how all of you and your organizations have pulled through the entire COVID एपिसोड। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आजिया आप क्लोज करना चाहेंगी? तो इफ यू हैव समथिंग टू से। बस मैं क्लोज करना चाहूंगी। राबिया, वी हैव कवर्ड, आप सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हम बहुत ग्रेटफुल हैं नॉलेज फोरम के प्लेटफॉर्म से, तमाम पार्टनर्स ऑफ नॉलेज फोरम के। माशाल्लाह आप सब लोगों ने कोलैबोरेट किया, अपनी नॉलेज शेयर की और बहुत सारी अहम बातें हमारे सामने आई है जो आगे जाके फ्यूचर इंटरवेंशन का बेस भी बन सकती हैं। और हम आप सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे साथ इसी तरह एक्टिवली इंगेज रहें। हम आपको और रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह के फोरम्स में शामिल होने का और नॉलेज शेयरिंग का। एंड इंशाल्लाह टुगेदर ये जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको किसी न किसी हद तक मटेरियलाइज करने में और सिस्टम इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से हम काम सब मिलके करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर नॉलेज फोरम की तरफ से आप सब लोगों को, और बहुत दुआएं, और मे वी हैव अ गुड पॉजिटिव न्यू ईयर अहेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।